तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, केम छो सब लोग एकदम मजा में। आज बच्चा हम लोग फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स। ठीक है, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मैथ्स आप लोग स्कूल में पढ़ते हो या जो हमारे बोर्ड्स एग्जाम का लेवल है या एकेडमिक्स जो भी आपका है, और जो हम लोग तैयारी करने वाले हैं आईआईटी का, बेसिकली मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि आप अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हो। आई मीन अगर आपका जो नॉलेज है वो एकेडमिक्स लेवल तक का है तो हो सकता है कि आप मेंस में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाओ। बहुत अच्छा नहीं, थोड़ा अच्छा, मतलब काम चलाऊ टाइप। ठीक है, लेकिन एडवांस में नहीं होने वाला है। ठीक है, उसका जो लेवल है और जो बोर्ड्स का लेवल, उसमें बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो कई सारी चीजें आपको ऐसी आएंगी जो कि मतलब एनसीईआरटी में आपको मिलेगा नहीं दूर दूर तक, और जबकि एडवांस में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, है ना। तो मेरा ये जो मैं लेक्चर बनाने का मेरा मतलब मेन रीजन है कि मैं आईआईटी एडवांस को फोकस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो कैसे पढ़ाऊंगा मैं, क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वो धीरे धीरे जैसे पैटर्न चलता जाएगा वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएगा। ठीक है ना, बाकी छोटी मोटी जो बातें होंगी मैं धीरे धीरे आपको बताते चलूंगा। ठीक, तो दो तरीके बेसिकली आपको पढ़ने का मैथमेटिक्स। अगर आपको किसी स्टैंडर्ड बुक को सॉल्व करना है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को लगाना है ना, तो आप या तो फिर पूरा एनसीईआरटी पहले 11th का पढ़ लो, 12th का पढ़ लो, उसके बाद आके स्टैंडर्ड बुक्स को उठाओ, या फिर मेरे जैसा कोई हो जो आपको शुरू से बताते चले तो काम चल जाएगा, है ना। चलो ठीक है, तो बच्चा इतना मेंटली प्रिपेयर है ना कि बोर्ड्स और एडवांस दोनों में बेटा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, आपको एक एक चैप्टर पे एक पूरी की पूरी बुक ही लगानी है। ठीक है, अलजेब्रा का अलग बुक आता है, कोऑर्डिनेट का अलग आता है, कैलकुलस का अलग आता है ना। तो ऐसे ऐसे करके पार्ट्स में अपना बटा हुआ है, तो हम लोग एक एक बुक उठाएंगे और सॉल्व करते हुए जाएंगे। ठीक, और एनसीईआरटी में मिक्सअप है। जैसे मान के चलो 11th में आप लोग को सेट्स, रिलेशन, फंक्शन पढ़ना, वहीं पे कैलकुलस खत्म हो जाता है। 12th में फिर से फंक्शन आता है, लेकिन जब मैं फंक्शन स्टार्ट करूंगा तो 11 12 दोनों वाला एक ही बार में खत्म होगा, वो पार्ट बाय पार्ट में खत्म नहीं होगा। ठीक है ना। अब अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स 11th में, कुछ 12th में, कोऑर्डिनेट के कुछ चैप्टर्स 11th में, कुछ चैप्टर 12th में, लेकिन जब मैं कोऑर्डिनेट शुरू करूंगा तो पूरा एक बार में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली मेरा फोकस है आईआईटी एडवांस को कवर करना। क्लियर है। तो एक चीज और बेटा, हो सकता है कि जब मैं कोई कॉन्सेप्ट या कोई चैप्टर अभी शुरू कर रहा हूं तो उसमें आगे के चैप्टर्स के भी कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, तो आपको घबराना नहीं है, उसको एज इट इज अभी समझने का थोड़ा बहुत कोशिश करना। अगर नहीं भी समझ में आए तो कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, जब वो चैप्टर आएगा तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक, बट उसको कोशिश करना, यहाँ पे जो बेसिक बात होगा वो मैं बताऊंगा, उसको दिमाग में रखने का कोशिश करना। क्लियर है मेरी बात। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अपना सबसे पहला चैप्टर जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो है लॉगरिथम। ठीक है, बाकी आपको तो मेरा नाम पता है, राहुल, और ये अपना चैनल है साइंस कॉन्सेप्ट समझाएगा। ठीक है, तो एडवांस मैथमेटिक्स आपका पूरा का पूरा इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा। तकरीबन मुझे 5 से 6 महीने लगेगा कंप्लीट करने में, शायद थोड़ा ज्यादा भी लग जाएगा, तो 5 से 6 महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बाकी कोई और एकेडमिक्स के लिए तो भैया जब डिमांड आएगा आप लोग का तो मैं जरूर उसके ऊपर भी लेक्चर बना दूंगा। क्लियर है। अच्छा, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉगरिथम से। अब बेटा से पहले ही जो टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूं लॉगरिथम, ठीक है, इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत यूज किया होगा लॉगरिथम को, फिजिक्स में भी यूज किया होगा। ठीक है, अब जैसे लॉगरिथम है बेटा वो बहुत जगह आपका कैलकुलस में तो मिलेगा ही मिलेगा, अलजेब्रा में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हर टॉपिक पे कहीं थोड़ा सा लॉ का प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा, ऐसा करके कहानी चलता रहेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 2-3 चैप्टर का मिक्सर वाले क्वेश्चन भी आएंगे, बट टेंशन नहीं लेना है, मैं उस चीज को वहीं पे थोड़ा बहुत बताऊंगा, और जब चैप्टर आएगा वो वापस से तो उसको बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर कर दूंगा। क्लियर है। अच्छा, लॉगरिथम एनसीईआरटी में या आरडी में आपको कोई अलग से चैप्टर नहीं मिलेगा, बट ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एडवांस में एक क्वेश्चन आ ही जाता है, कभी कभी नहीं आता है बट आता है। अगर नहीं भी आएगा सीधा लॉगरिथम से क्वेश्चन तो वो पक्का लॉगरिथम किसी क्वेश्चन का एक स्टेप बन के जरूर आएगा, मतलब लॉग से आप अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हो, है ना। तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं हम लोग लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम। ठीक, अब सिंपल सी बात अगर मैं करूं कि आखिर ये लॉग होता क्या है, ठीक है ना। देखिए लॉगरिथम होता क्या है, पहले तो आप दोनों बेटा सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो लॉगरिथम क्या करता है कि कैलकुलेशंस को आसान करता है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को थोड़ा इजियर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि हमें कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। ठीक है ना।
देखो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे पहली बात, ठीक है, log a टू द बेस b, ठीक है, log a टू द बेस b, ये आप लिखो, या फिर हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें अगर बच्चा, एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो हम इसको लिखते हैं, मान लो लिखा हुआ है log a टू द बेस b, तो इसको पढ़ते कैसे, पहले ये देखो, log a टू द बेस b, इस तरीके से इसको बोला जाता है। कैसे पढ़ते हैं, log a टू द बेस b, क्लियर है। अच्छा, मान लो log a टू द बेस b इज इक्वल टू समथिंग k, ऐसे करके दिया हुआ है, तो ये चीज लिखो, या आप इसको दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हो, तो एक पैटर्न इसको आप याद रखो, ये वाला उस तरफ जब जाएगा, प्रॉपर्टी आप समझ लो, उस तरीके से समझ लो, एक प्रॉपर्टी ही है, ठीक है, तो a टू द b टू द पावर k, मतलब कि ये चीज को ही log के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है, ये जो एक्सपोनेंट फॉर्म लिखा हुआ है बच्चा, इसी चीज को log में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, a टू द पावर, सॉरी, a इज इक्वल टू b टू द पावर k, और ऐसे कैसे पढ़ते हैं, log a टू द बेस b इज इक्वल टू k, ठीक है। अच्छा, यहां तक तो बात सर समझ में आई। अब यहां पे देखो बच्चा, कंडीशन क्या होता है, कंडीशन जिससे बड़े क्वेश्चन बनेंगे, अभी कराऊंगा क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना, अभी पहले समझो। कंडीशन क्या होता है कि a और जो b होना चाहिए, ये जरूरी है कि ग्रेटर देन, ध्यान रखना, a और जो b होना चाहिए जरूरी है कि ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्लियर है। कंडीशन क्या है log का, लिखते कैसे हैं, तो log a टू द बेस b। दूसरी बात, a और जो b होना चाहिए कंपलसरी है, ये log को डिफाइन होने के लिए जरूरी है कि जो a, b ये मस्ट है कि ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, क्लियर, पहला कंडीशन। दूसरी बात जो आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है कि b कभी भी 1 के बराबर नहीं होएगा, b जो है वो कभी 1 के बराबर नहीं होएगा। एक्चुअली बेटा अगर आप थोड़ा समझना चाहो कि b 1 के बराबर क्यों नहीं होएगा, तो हम यहाँ पे देखो, ये वाला चीज या ये वाला चीज दोनों एक ही है, मतलब a इज इक्वल टू b टू द पावर k। यहाँ पे हम इन तीनों के बीच में एक रिलेशन देख रहे हैं कि मान लीजिए अगर इस k का वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं, मतलब k में अगर चेंजेस ला रहा हूं, तो k में चेंजेस लाने की वजह से a में चेंज आ रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं a इज इक्वल टू 2 की पावर 2 लिखता हूं, है ना, तो ये आपके पास a का वैल्यू कितना, मतलब इस कंडीशन के हिसाब से आप देखो, तो b का वैल्यू हमने 2 लिया, k का वैल्यू b 2 लिया, तो a कितना आ गया 4। उसी तरह आप सोचो, a इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2 का क्यूब, तो यहाँ पे बेटा b का वैल्यू कितना हुआ है 2, k का वैल्यू कितना हुआ है 3, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। मतलब जब हम लोग k में वेरिएशन ला रहे हैं तो a का वैल्यू चेंज हो रहा है ना। अगर आप जरा सोचो कि अगर हम लोग b का वैल्यू 1 ले लेंगे, तो a इज इक्वल टू 1 की पावर k, आप k में जो भी मर्जी चेंज कर लो, आप k का वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, a कभी चेंज होएगा ही नहीं, तो हम log को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। हमको क्या चाहिए था कि k में आप चेंज लाओ तो a का भी वैल्यू चेंज होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर इस चीज को डिफाइन होना है log के टर्म में, तो कंडीशन क्या होगा, a और b मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड b डज नॉट इज इक्वल टू 1। क्लियर है मेरी बात, पक्का। अच्छा, और एक बात दिमाग क्या रखना है, इस चीज को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। अब इसके बेसिस पे मैं आपको, देखो यार मैथ्स में ना ऐसा नहीं कि आपको मैं मतलब डीपली घुस के थ्योरी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उससे मैथमेटिक्स कभी नहीं आने वाला है। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि आपको एक बार बेसिक बात पता चल गई, लो भैया बेसिक तो पता चल गया, अब इसमें दुनिया भर के क्वेश्चन बन जाएंगे, तो कहां से आपको वैरायटीज का पता चलेगा, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। और आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम शीट मिलेगा, बट अभी नहीं, मुझे लॉग पहले मैं खत्म कर लूंगा, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर, उसके बाद आपको मैं दूंगा शीट जिसमें कि मतलब अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के क्वेश्चन, ठीक है, कुछ मेरे अपने क्वेश्चन, लास्ट ईयर आईआईटीज के आए हुए क्वेश्चन, वो एकदम बारी बारी से आते जाएंगे। और उसका भी जो मैं डीपीपी दूंगा उसका सॉल्यूशन आपको लास्ट में अलग से लेक्चर बना के उसका डाल दूंगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ बने रहिए। और एक और सजेशन बचा कि जो आपका एकेडमिक्स पोर्शन है उसको भी पढ़ो, क्योंकि स्कूल में जब नंबर कम आते हैं ना, तो फिर आईआईटी का भूत जो होता है ना वो उतर जाता है कि यार एकेडमिक्स में पास नहीं और आईआईटी का तैयारी करने चले, ठीक है।
तो अगर मैथ्स में दिक्कत आ रहा होगा स्कूल वाले एकेडमिक्स वाले भी, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका भी लेक्चर बनाऊंगा। एकदम स्कूल वाला तो बहुत ज्यादा ही थे, जिसको भी मैथ्स फोबिया है कांटेक्ट मी, ठीक है, टेंशन नहीं होएगा। अच्छा ठीक है, तो मैं बकवास थोड़ा कम करता हूँ और वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो ये क्या मैंने बेटा आपको बेसिक बात बताई, log a to the base b is equal to k, तो we can write it as a is equal to b to the power k। एकदम सिंपल सी बात है, where a and b greater than 0 and b does not is equal to 1। इसका रीजन मैंने आपको समझा दिया है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अपन लोगों के पास ये 8 क्वेश्चन है। अभी जो हमने आपको लॉग समझाया उसके बेसिस पे, मतलब उसका यूज करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हम लोगों ने बेटा अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या सिखाया, एक सिंपल सी बात सिखाई। क्या सिखाई थी, मैं इसको साइड में लिख दे रहा हूं कि log a to the base b is equal to k अगर दिया हुआ है तो we can write it as a is equal to b to the power k, ठीक है। इतनी छोटी सी बात पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट अपन लोग के पास क्या था बच्चा, log 81 27, ठीक है, log 27 बेस 81। इसको कैसे सॉल्व करें, इसका वैल्यू चाहिए। मान लीजिए बच्चा, तरीका सीखो, इसका वैल्यू है समथिंग x ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए इसका वैल्यू कितना है x, और यही x की वैल्यू तो निकालनी है। तो बेटा उस प्रॉपर्टी को जरा यूज करो, तो कैसे लिखेंगे बताओ, 27 is equal to 81 to the power x, ठीक, एकदम सिंपल सी बात। ये क्या होगा, कैसे याद रखना है, ये 81 जब उस तरफ जाएगा तो जो इज इक्वल टू है वो पावर में चला जाता है, ठीक है ना। तो उस तरीके से बताओ 27 कैन बी रिटन एज 3 का क्यूब और 81 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 4। बाहर में अपन लोग के पास क्या है, x। तो इसको जरा अगर हम लोग सॉल्व करें तो 3 की पावर 3 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा बेटा, 3 की पावर 4x। अब बेटा बेस दोनों तरफ सेम है तो कंपेयर करोगे तो 3 is equal to 4x, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4/3। दिस इज योर आंसर, क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। तो इसका आंसर अपन लोग के पास कितना आ गया, 4/3, डन। अच्छा इसको मिटा रहा हूं मैं, आप लोग मेरे पीछे पॉज करके लिखा करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा, नोट्स बनाओ, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा, रिवीजन टाइम में आप लोगों को टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, क्लियर है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसको कैसे सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन देखो। फिर से वही काम, log 625 टू द पावर 125, इसका वैल्यू निकालना है। इसके वैल्यू को हमने फिर से मान लिया x, तो अब क्या लिख सकते हैं, 125 इज इक्वल टू 625 टू द पावर x, है ना। 125 बेटा किसका क्या होता है जरा बताओ, तो 5x 25, 25 5 125, मतलब 5 की पावर 3, और 125 into 5 125 into 5 625, है ना। तो ये हो जाएगा 5 टू द पावर 4, इधर पे क्या आ गया x। फिर से देखो जरा, तो अपने पास क्या आ गया, 5 की पावर 3, 5 की पावर 5 टू द पावर 4x। बेस बेटा सेम है तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं, तो ये आसानी से ये हो जाएगा x is equal to 3/4, क्लियर है। तो जो सेकंड वाला है इसका आंसर कितना आ गया बताओ, 3/4, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैं मिटा के कर रहा हूं बच्चा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, थर्ड में अपन लोगों के पास क्या था, थर्ड का देखो log, बेटा इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत लो, हर टॉपिक पे क्वेश्चन होंगे ना, मन में एकदम बैठ जाएगा धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेना। हाँ अब कुछ आगे वाले चैप्टर के साथ मिक्स में जब लॉग आएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, बट उसको वहीं पे समझने का कोशिश करना, आगे जब वो चैप्टर आएगा तो ये भी चीजें आसान है, कॉपी बनाते जाना अच्छे से। अब है log 49 बेस √7, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको क्या ले लिया हम लोगों ने, x, ठीक है। नेक्स्ट है अपन लोग के पास देखो log 49 बेस √7, तो इज इक्वल टू क्या ले लिया, बढ़िया फर्स्ट क्लास x। तो अब इसको कैसे लिखेंगे बताओ, 49 इज इक्वल टू √7 टू द पावर x, ठीक है। अच्छा अब इसके साथ क्या करें, 49 कैन बी रिटन एज 7 का स्क्वायर, √7 कैन बी रिटन एज 7 टू द पावर 1/2, और x कितना हो जाएगा, x/2। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, बेस सेम है तो बेटा पावर कंपेयर कर सकते हैं, तो कितना आ गया, 2 इज इक्वल टू x/2, तो x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 4, क्लियर है।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते चलो मेरे पीछे पीछे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। राहुल सर मैथ सिखाएंगे एकदम बढ़िया से, चैनल का नाम ही है ना समझाएगा, तो देखो समझो इधर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। अब बहुत लोग डिमांड करोगे सर डीपीपी दीजिए पर क्लास, तो बेटा पर क्लास मजा नहीं आएगा देने में, लास्ट में दूंगा, कायदे के क्वेश्चंस रहेंगे उसमें, आराम से सॉल्व करना, और उसको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए भटकने का कोई जरूरत नहीं है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मेल भेज दीजिए, आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी मैं डीपीपी का सॉल्यूशन डालूंगा ही डालूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। फोर्थ जो है अपने लोग के पास, देखो क्या है, log क्यूब रूट ऑफ 10 टू द बेस 10, है ना। इसको भी ले लो बच्चा, फिर से इज इक्वल टू क्या ले लिया, x वैल्यू निकालना है, फिर वही स्टेप। बेटा क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 1/3, और ये उधर जाएगा तो 10 की पावर x, बेस सेम है, पावर कंपेयर कर लिया तो x का वैल्यू 1/3। अरे इजी लग रहा है ना भाई, अच्छा बड़ा मजा आ रहा है, नहीं सर आसान है ये तो, अच्छा मैं जल्दी जल्दी मिटा रहा हूं, आप लोग भी करते जाओ मेरे पीछे पीछे, या पॉज करके लिख लेना। फिफ्थ जो क्वेश्चन है अपन लोग के पास, log 1/8 टू द बेस 1/2, ठीक, इसकी वैल्यू निकाले। फिर से वही गंदा सा स्टेप, इज इक्वल टू क्या ले लिया, x। अरे सिंपल लग रहा है ना बाबा, याद हो गया ना धीरे धीरे, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराओगे आपको खुद याद हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है कि सर इतना सारा था याद नहीं आ रहा, क्लास में इतने क्वेश्चन है कि याद होते जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, इसको क्या लिखे, 1/8 है ना बेस, इसको अच्छा एक और चीज छोटा सा छूट गया था, इसको बेटा आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है, इसको बेस बोलते हैं, छूट गया तो क्या करो, सूली पे थोड़ी चढ़ाओगे आप, ठीक है, आर्गुमेंट बोला जाता है। तो 1/8 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x, है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो 2 का पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो 2 का पावर -1, बाहर में क्या रहेगा x, क्लियर है। अब क्या बेटा, बेस सेम है, पावर कंपेयर करो, -3 इज इक्वल टू -x, कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया 3। अरे भाई मजा आ रहा है ना, इजी है, चलो आगे देखो आगे देखो, अब मैथ्स से नहीं डरना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, बाकी देखो भैया प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, मेरे से लाखों लोग यहाँ पे यूट्यूब पे अगर पढ़ेंगे तो सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं, जो सीरियस रहेगा भैया उसी का होगा, जो तपेगा वो बढ़ेगा, है ना, ये तो मेरा पंच लाइन है। आगे देखो, ये भी हो गया 6, देखो ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है, log 2, और ये है 1/32, log 1/32 टू द बेस 2। अब इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें क्या करने वाले हैं, इज इक्वल टू बेटा फिर से वही गंदा सा कॉन्सेप्ट, आराम से x लिख दीजिए, x लिखने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, 1/32 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, है ना। अब 32 मतलब क्या होगा बेटा, 2 की पावर 5, ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -5 हो जाएगा, समझ में आता है। और इधर पे क्या है, 2 की पावर x, बेस अगर सेम है तो पावर कंपेयर किए, x का वैल्यू कितना आ गया, -5, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फास्ट तो नहीं हो रहा है, स्लो कर लेना, स्पीड फास्ट हो रहा होगा तो ठीक है। और लेक्चर्स बेटा लंबे लंबे जाएंगे, 6 महीने में खत्म ही तो करना है, मेरे साथ बस जुड़े रहो तुम लोग, आप लोग का एडवांस का मैथ्स का तैयारी मैं कराऊंगा, टेंशन एकदम नहीं, 6 महीने में एकदम कंप्लीट होगा। अभी जून स्टार्ट होने वाला है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मैक्स टू मैक्स दिसंबर तक जाएगा सिलेबस, दिसंबर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप 12th में भी हैं और आपको लगता है 11th में मैथ्स मैंने उस लेवल का नहीं पढ़ा है, तो सारी लेक्चर्स देखो, 11 12 दोनों का मैथ्स कंप्लीट होगा, क्लियर है, बढ़िया से वो भी। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 तो हो गया ना, 7 log x plus 6 is equal to 2, इस बार तो 2 दिया हुआ है, x का वैल्यू निकालना है, तो कुछ नया थोड़ी करने जा रहे भैया, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, x plus c is equal to x to the power 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया ना। अरे भाई x स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक ही होएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, -x - 6 इज इक्वल टू 0। बेटा फैक्टराइजेशन पढ़े हो, उस कॉन्सेप्ट को लगाओ, x स्क्वायर -3x प्लस 2x, यही आएगा ना, -6 इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा क्वाड्रेटिक नहीं आता तो इसमें हम नहीं सिखा सकते, 10th का लेक्चर जाके देखना, ठीक है, वो भी अपलोड किया हुआ होगा। आगे देखो x कॉमन ले ले तो x - 3 प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x का बेटा दो वैल्यू आ गए 2 एंड -3, क्या आ गया x का वैल्यू 2 एंड -3। अब एक चीज का ध्यान दो, अब बोलोगे सर यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, एक आ गई 2, एक आ गई -3, किसको चूज करें, किसको चूज करें, अरे दिखाई तो दे रहा है ना भाई नीचे, हाँ दिखाई तो दे रहा है।
अब यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई +2 और -3, सर किसको चूज करें? तो याद करो बेटा लॉग को आखिर डिफाइन करते हैं तो कैसे करते हैं? मैंने बोला था ना कि जो b होगा, ये देखो b ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे x का वैल्यू देखो क्या आ रहा है बच्चा -3, तो -3 तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि -3 तो 0 से बड़ा नहीं है ना। ध्यान रखना ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लॉग को डिफाइन करने के लिए ये कंपलसरी है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नहीं तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल 2। क्लियर है? अब देखो भैया लास्ट क्वेश्चन खुद से लगा लेना, ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया? नहीं रिपीट नहीं हुआ, ये वाला क्वेश्चन आप लोग, अच्छा 6 तो हो गया ना, ये वाला हो जाएगा ना आपका, 7 करा दिया, 8 आप लोग खुद से करोगे। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है आपका डोमेन ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, या लॉग लिख दो, डोमेन ऑफ लॉग। अब देखो यहां से टेंशन शुरू हो गया, सर डोमेन के बारे में तो पढ़ भी नहीं कि कैसे करेंगे, क्या होता है डोमेन, ऐसा कुछ पढ़ेंगे। अब देखो बेटा जो डोमेन रेंज वाला जो कॉन्सेप्ट है ये फंक्शन चैप्टर का है ना, तो अब फंक्शन चैप्टर तो पढ़े नहीं है तो सर फिर लॉग क्यों पढ़ रहे हैं, है ना ठीक है। तो अब देखो मैं हल्का सा डोमेन को बताऊंगा, हल्का सा फंक्शन को बताऊंगा, हल्का सा सेट्स को बताऊंगा, हल्का सा ब्रैकेट्स को बताऊंगा, ठीक है। तो अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, बट अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए कि यार लॉग का जो क्वेश्चन है फंक्शन से रिलेट करके पूछ सकता है, ठीक है ना। बाकी फंक्शन पढ़ाएंगे तब आपको महारत हासिल हो जाएगा कैसे सॉल्व करना है, बट फिलहाल अभी देखते चलते हैं। अच्छा, डोमेन ऑफ लॉग। अब देखो डोमेन पढ़ने से पहले बेटा आप फंक्शन को समझो, पहले तो सेट को समझो। सेट क्या होता है? सेट बेटा सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा, ठीक है, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट, ठीक है ना। अब बोलोगे वेल डिफाइंड डाटा का क्या मतलब है? अबे यार एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया नेचुरल नंबर का सेट, तो इतना क्या समझ में आ रहा है? अच्छा नेचुरल नंबर समझ, 1 2 3 4। मैं बोलूंगा शूज का सेट, मतलब ऐसा है कि हम जो भी बात करें, जो भी उसमें सेट देखोगे उसमें आपको केवल जूता ही मिल रहा है, मतलब वेल डिफाइंड सेट। अब मैं बोलूँ 8 नंबर वाले जूते, तो क्लियर हो गया कि एक हमने ऐसा मतलब कलेक्शन ऐसा है हमारा कि जिसमें 8 नंबर के जूते हमको मिल रहे हैं, मतलब वेल डिफाइंड भी होना चाहिए और कलेक्टेड होना चाहिए। सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 4, सेट ऑफ इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब वेल डिफाइंड रहेगा, आपको पता रहेगा कि उस सेट के अंदर कौन सी चीजें पाए जाते हैं, कौन से जंतु पाए जाते हैं, कौन से प्राणी पाए जाते हैं, ऐसा करके रहेगा। क्लियर है? अच्छा, तो सेट इज व्हाट? दैट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा। अच्छा सर ये तो बात, अब देखो बेटे अगर पास आउट वाले लेक्चर देख रहे हो तो आप थोड़ा फॉरवर्ड करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? क्योंकि आपको ये चीज पढ़ चुके हो अब तक। अच्छा सेट समझ में आ गया। अब बात करते हैं फंक्शन। देखो है तो बहुत कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर ही है, ये जो छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है, और छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, पूरा कैलकुलस का ये जान है फंक्शन, ठीक है। जब कैलकुलस है, कैलकुलस मतलब ही फंक्शन हो जाता है, आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो, ठीक। लेकिन अभी हम उतना डिटेल में जाएंगे, हम थोड़ा सा जानेंगे अपने काम। आप समझो बेटा फंक्शन इज अ काइंड ऑफ मशीन, ठीक। अब कहानी ऐसा है कि अपन लोग के पास एक सेट A है, एक सेट B है, ठीक है। सेट A जो है दैट इज आवर इनपुट, है ना, और जो सेट B है ये है अपन लोग का आउटपुट। एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं अभी। और बीच में लगा हुआ है मशीन, ठीक है, मतलब राहुल गांधी जी बैठे हुए हैं, ठीक है। इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा अब पता चल रहा है कांग्रेस वाले मेरी बैंड बजा रहे हैं, चैनल बंद करवा दिया मेरा, ठीक है। इधर देखो, तो कहानी ऐसा है कि ये मशीन है, और मशीन में क्या है, सेट ए मैं बोल रहा हूं आलूओं का है, और जो सेट बी है उसमें क्या होने वाला है, आप यहां से आलू डाल रहे हो मशीन में और उधर से निकल रहा है सोना। ऐसा मशीन होता है, कितने मजे आ जाते हैं ना। देखो इधर देखो क्या कहानी है। तो अब मशीन का काम क्या था, आलू में कन्वर्ट करना, है ना, ऐसा करके। अब देखो आ जाओ वापस अपने मैथ्स पे आते हैं। मैंने कहा बेटा कहानी क्या है, डोमेन किसको बोला जाता है। अब यार देखो मान लो कहानी कैसा है कि अपन लोग जो यहां से इनपुट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात, हम यहां पे इसे इनपुट करें क्योंकि सेट ए तो इसके अंदर बेटा एलिमेंट्स है, अरे मतलब इसके अंदर जो लोग मिलते हैं ना, जो है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अच्छा देखो तो इसके अंदर एलिमेंट्स है।
अब इन एलिमेंट्स को उठा उठा के मशीन में डाले जा रहे हैं, मतलब इन आलूओं को उठा उठा के मशीन में डाले जा रहे हैं, और मशीन क्या कर रहा है, इधर से जो रिजल्ट दे रहा है, इधर से जो रिजल्ट दे रहा है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट, सिंपल भाषा में। ठीक है, हम यहां से एलिमेंट्स को डाल रहे हैं और हमको जो मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आउटपुट। अब डोमेन क्या होता है चरित्र में, डोमेन आप समझो ऐसे करके, हम यहां से जो इनपुट, मतलब यहां से जो एलिमेंट्स को चूज करके मशीन में डाल रहे हैं, और मशीन में डालने के बाद जो आउटपुट है वो आउटपुट सेट बी का पार्ट होना चाहिए। अगर वो सेट बी का पार्ट नहीं है तो ये डोमेन नहीं कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? इसमें क्यों, सेट ए भी वेल डिफाइंड है, हमें पता है सेट ए, हमने जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं दो सेट्स के बीच में, तो दोनों सेट अपना पूरा वेल डिफाइंड है कि यार इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, क्लियर है। अब हम यहां से एलिमेंट उठाए, मशीन में डाले, ठीक है, मशीन में डालने के बाद जो आउटपुट आया वो आउटपुट सेट बी का पार्ट है, तब हम बोलेंगे कि भैया हमने जो इनपुट किया था वो मेरा डोमेन कहलाएगा। सपोज करो आलू की बहुत सारे वैरायटी है, बीच में राहुल गांधी मशीन लेके बैठे हुए हैं और इधर है अपन लोग के पास सेट बी, ठीक है, सेट बी किसका है, सोने का है। अब मान लो हमने अच्छी वैरायटीज वाले आलू को डाले तो सोना बना, तो जो आलू को डाले वो जो सोना बन गया वो डोमेन कहलाएगा, और मान लो सड़ा हुआ आलू को डाले वो सोना नहीं बन पाया तो वो डोमेन नहीं कहलाएगा। अब समझ में आ गया बढ़िया से? चलो इधर देखो वापस आते हैं। तो इतना बात समझ में आया। अब मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं, एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं। सपोज करो बच्चा, मैंने एक सेट लिया है रियल नंबर का, एक और सेट ले लिया रियल नंबर का, बीच में एक फंक्शन लगा दिया f of x is equal to 1/x, ठीक है, मान लो ये फंक्शन है। अब रियल नंबर बेटा, रियल नंबर मतलब यार पॉजिटिव भी होगा, इसके अंदर एलिमेंट्स, नेगेटिव एलिमेंट्स भी होंगे, फ्रैक्शन में भी एलिमेंट्स होगा, जीरो भी होगा, है ना। अब आप जरा सोचो, कोई भी पॉजिटिव नंबर आप सोच लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी अगर सोचो, तो जब हम लोग यहाँ पे मान लो 4 पुट करते हैं, तो रिजल्ट आउटपुट x की जगह 4 रखे, हमने x का वैल्यू अगर 4 पुट किया, मतलब ये अपन लोग का क्या हुआ, इनपुट। अब अगर मैंने इनपुट दिया है यहाँ पे और आउटपुट रिजल्ट कितना आ रहा है, 1/4। अब ये क्या 1/4 इस सेट B का पार्ट है, मान लो ये सेट A है, ये सेट B है, तो ये तो सेट B का पार्ट है, 1/4 जा रहा है, सेट B का पार्ट है, यानी जो हमने इनपुट किया था कितना 4, वो डोमेन कहलाएगा। ठीक है मेरी बात? अच्छा और देखो, कोई नेगेटिव अगर पुट की होते, मान लो x का वैल्यू मैं रखता -10, तो अभी आप पुट करोगे तो कितना रिजल्ट आएगा, -1/10। और ये जो -1/10 है बेटा, ये भी तो रियल नंबर है ना। अब रियल नंबर है मतलब सेट B का पार्ट है, क्लियर है। तो यानी जो हमने इनपुट किया था -10 वो भी डोमेन कहला रहा है, क्लियर। उसी तरह अगर मान लो मैं x का वैल्यू 1/2 लेता, तो f of x is equal to 1/1/2, आंसर कितना आ जाता है 2। ये 2 बेटा रियल नंबर होता है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर 2 तो रियल नंबर होता है, यानी कि जो मेरा इनपुट था 1/2 वो भी डोमेन कहलाएगा। जो रिजल्ट आ रहा है वो डोमेन नहीं कहलाता है, बस रिजल्ट ये चेक करना है कि वो सेट B का पार्ट है कि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात, अब मान लो बेटा अगर हम 0 पुट कर दें, 0, तो अब जरा एक बात बताओ, 1/0 अगर x का वैल्यू अगर आपने 0 लिया होता, मतलब कि अगर आपने इनपुट अगर 0 लिया होता तो रिजल्ट 1/0 आता। अब क्या ये 1/0 सेट B का पार्ट है, रियल नंबर है क्या? नहीं सर, ये तो अनडिफाइंड है, 1/0 को तुम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, ये तो सॉल्व ही नहीं होगा। यानी कि जो हम इनपुट 0 करने जा रहे थे वो सेट B में नहीं पाया गया, मतलब ये ऐसा सड़ा हुआ आलू है जो सोना नहीं बना, ठीक है, इसीलिए इस आलू को हम लोग डोमेन नहीं बोलेंगे। तो कुल मिलाकर कहानी क्या हुआ कि सर कोई भी पॉजिटिव पुट करो, कोई भी नेगेटिव पुट करो, बस किसको मत पुट करो आप 0। मतलब इस केस में जो डोमेन होगा वो सारे रियल नंबर्स होंगे एक्सक्लूडिंग 0। हम 0 पुट ना ही कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर है? समझ में आ गया डोमेन का कॉन्सेप्ट? अच्छा, अगर आपको डोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो बेटा जब मैं रिलेशन फंक्शन आपको पढ़ाऊंगा तो उस केस में आप लोगों को और डिटेल में बताऊंगा, क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊंगा, तो चीजें और आसान लगेंगी, ठीक है ना। तो मैंने आप लोग को समझा दिया डोमेन का क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं लॉग के लिए। देखो ठीक, अब देखो इसके बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा थोड़ा सा, ठीक है ना। जैसे बेटा हमने क्या डिफाइन किया था, log a to the base b, ऐसा मैंने एक फंक्शन लिया, ठीक है, ऐसे लिखने का तरीका होता है फंक्शन को, f of x equal to log a to the base b, ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक। कंडीशन क्या था कि a and b must be greater than 0, या आप इसको ऐसे करके, मैं इसको इस बार ऐसे लिखता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा, a should be greater than 0 and b also should be greater than 0, and third thing is b does not is equal to 1,
ये तीन बातों पे हमको कंसंट्रेट करना है। ये तीन बात समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, ये तीन चीज को समझना है। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि इसका डोमेन क्या होगा, जरा आप खुद समझो। ए जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो इसको मैंने ऐसे नंबर लाइन बनाया। एकदम ध्यान से मोहब्बत और शिरकत के साथ समझने का कष्ट करिए। ये रहा अपन लोग के पास 0। ठीक, क्या बोला था, ए ग्रेटर देन 0, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होएगा हम किधर की तरफ ले सकते हैं, 0 से बड़ा। फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हमको उधर जाना पड़ेगा, जो भी आंसर होगा उधर की तरफ का होगा। दूसरी बात क्या बोला है, बी के लिए भी, ये तो बेटा ए के लिए हो गया है ना, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 भी क्या बोला है, बी इज ग्रेटर देन 0, मतलब इसके लिए भी क्या इधर जाना पड़ेगा, उस तरफ। कंडीशन 2 भी हमें उस तरफ लेके जा रहा है, ये हवाएं लेके जाए, है ना, किधर लेके जा रहा है, ये भी उस तरफ लेके जा रहा है, ये भी उस तरफ लेके जा रहा है। बट यहां पे बोला था b does not is equal to 1, मतलब इधर समझो, ये रहा 0, इधर कहीं 1, मतलब यार इस 1 को छोड़ दो, इस 1 को छोड़ दो। तो जो कंडीशन थर्ड था, कंडीशन थर्ड क्या बोला है कि 1 भैया नहीं होना चाहिए, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब बेटा देखो, आप लोग सेट्स अगर 12th वाले बच्चे लेक्चर देख रहे हैं तो उनको ब्रैकेट्स का मतलब समझ में आता है, और लिखते कैसे यूनियन इंटरसेक्शन वो भी समझ में आता है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं देखा है पहली बार गधे पे हाथी सवार, देखो इधर क्या कहानी देखो इधर। कहानी क्या है बेटा, 3 ब्रैकेट्स अपने पास, ठीक है। दिस इज योर कर्ली ब्रैकेट, दिस इज योर ओपन ब्रैकेट एंड दिस इज योर क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक, मतलब समझते हैं। मान लो एक स्टेटमेंट मैंने दिया, एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं, 5 से लेकर 10 तक नंबर जो होते हैं उसको लिखिए। 5 से लेकर 10 तक जो नंबर होते हैं उनको लिखिए। ठीक, मान लो मैंने ऐसा कुछ आपसे बोला, क्लियर है। तो 5 से लेकर 10 तक नंबर को लिखना, 5 और 10 को नहीं लिखना, स्टेटमेंट समझना। 5 से लेकर 10 तक के नंबर को लिखिए। तो इसके बीच में बेटा नंबर लाइन अगर मैं बनाऊं तो मान लो इधर कहीं 0 होता, 1 2 3 4 5 6, एक काम करता हूं मैं 5 से शुरू कर देता हूं, 5 6 7 8 9 10। तो 5 से लेकर 10 तक के बीच में बेटा कौन से नंबर आ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 6 7 8 एंड 9। ठीक, तो अगर आप कर्ली ब्रैकेट यूज करोगे, तो इसके हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मेंशन करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है, हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मेंशन करना पड़ता है इफ यू आर यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अगर आप इफ यू वांट टू, अंग्रेजी बोल रहा था भाई, देखो ठीक है, अगर आपको ओपन ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू यूज ओपन ब्रैकेट, तो इस केस में हम ऐसे लिखेंगे 5 to 10। इस ओपन ब्रैकेट का मतलब ही होता है भैया 5 नहीं है, 10 नहीं है, 5 और 10 के बीच वाले सारे। अगर आपको क्लोज ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है, तो क्लोज ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा 4 to 9। ये ब्रैकेट बोलता है भैया चौथा भी है, 9वां भी है, मतलब 4th भी है इसमें, 9th भी है, और बीच वाले तो है ही, 6 7 8 भी है ही। समझ में आया बेटा 3 ब्रैकेट्स का? तो मेरा इतना ही काम था, ठीक है, ये ब्रैकेट्स का नोट करते जाओ। अब आगे आ जाओ, आगे क्या कहानी, जैसे अब जरा सुनो, ब्रैकेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बेटा एक सिंबल मैं यूज कर रहा हूं, दिस इज यूनियन, ठीक है, और दिस इज इंटरसेक्शन। क्लियर है, दिस इज यूनियन, दिस इज इंटरसेक्शन। यूनियन क्या है, मान लो यार एक बात बताओ, मैं बोलूंगा ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। मैंने बोला ये राहुल सर का इलाका है और ये वाला राहुल सर का इलाका है। तो इसको अगर मुझे लिखना होगा ना तो मैं ऐसे लिखूंगा, देखो राहुल सर का इलाका कहां से कहां तक है, A to B, तो मैं ऐसे लिखूंगा A to B यूनियन, और कौन सा इलाका मेरा, C to D, तो लो भैया C to D। ठीक, तो कहानी यहां पे क्या है, तो यूनियन की समझ बेटा थोड़ी बहुत हुई कि जो मेरे एरिया है उसको कैसे लिखा, A to B और फिर यूनियन C से D। अब मान लो अगर मेरा यहाँ इलाका नहीं रहता, इधर कहीं E होता, E के बाद फिर F होता, तो यूनियन E to F, ऐसे करके लिखते हैं यूनियन को। फिलहाल इतना जानो भैया, जो 12th वाले उनको आता होगा, 11th वालों को नहीं आता होगा, तो नहीं आता तो थोड़ा सा बस समझ लो, बात खत्म। अच्छा, क्लियर है। अब इंटरसेक्शन, अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की।
मैंने कहा यार तुम हो, ठीक है, इना मीना डी का जो भी हो तुम, ठीक है। अच्छा, अब इना मीना डी का, खुशी खुशी जो भी हो, आपने बोला कि मेरा एरिया है A to C, यहां से यहां तक, ये मान लो किसका एरिया है, खुशी का, ठीक है, ऐसे मैंने ले लिया। और उसके बाद उसका, हाँ ऐसे मैंने बोला ये रहा खुशी का एरिया, ठीक। अब मैं बोलूंगा इन दोनों का, राहुल सर का और खुशी का, दोनों का एरिया किधर होएगा, तो बड़ा सिंपल, ऐसा रीजन चूज करो जिसमें दोनों के दोनों आते हो। तो दोनों के दोनों बेटा देखो A to B में आ रहा है ना, B to C में केवल खुशी है, राहुल सर नहीं है। अब फिर आगे देखो, और फिर C से आगे तक में खुशी है नहीं, केवल राहुल सर ही है। तो दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे, राहुल इंटरसेक्शन खुशी, ठीक। खुशी दूसरा वाला मत समझना, ठीक है। इधर देखो, ये हो गया अपन लोग के पास कौन सा रीजन आया था, A to B, तो लो भैया A to B। क्लियर है बच्चा लोग, ठीक। ये मेरा, ये खुशी मेरे स्टूडेंट का इलाका, ये फलना फलना फलना। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। तो हम लोग को थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इंटरसेक्शन और यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। अच्छा ओके, आगे बढ़ा जाए। देख अब बात करते हैं, अब बात करते हैं इधर आ जाओ। तो आप लोग को यूनियन का थोड़ा सा आइडिया हो गया, इंटरसेक्शन का आइडिया हो गया, ठीक है। थोड़ा सा और एक देख लो इंटरसेक्शन के लिए, ताकि दिमाग में रहे, A B C D E, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, मैंने कहा मेरा इलाका शुरू हो रहा है A to C, फिर D to E, ठीक। ये राहुल सर का इलाका, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, मैंने कहा बच्चों का इलाका है किधर से किधर, ऐसे करके B to C, D to E, ठीक। अब मैं बोलूंगा कि बताओ इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो आपको वो रीजन चूज करना है जहां पे दोनों हो। तो दोनों कहां पे से कहां पे, B to C में है और D to E में है ना। तो कैसे लिखेंगे जरा देखो, राहुल सर इंटरसेक्शन बच्चा पार्टी, ठीक है, जो लिखना चाहो आप लिख लो, इज इक्वल टू कौन सा रीजन हो जाएगा बेटा, B to C, सॉरी दोनों में कौन कौन आ रहा है, B to C में दोनों है, तो B to ऐसे लिख लो आप लोग, B to C। ये कौन सा इलाका है जिसमें दोनों आ रहे हैं, दोनों, इन दोनों का इंटरसेक्शन। और कौन सा है, अब देखो फिर से लगा रही थी यूनियन, क्योंकि दो ऐसा जगह था ना जहां पे हम, मतलब मेरा और तुम दोनों का इलाका, मतलब मेरा और तुम्हारा दोनों का इलाका, तो और कौन सा था, D to E। लो भैया D to E, क्लियर है, समझ में आया। अब इसी बेसिस पे इधर इंटरसेक्शन और यूनियन लगाएंगे, ठीक है। समझ में आया तो बहुत अच्छा, होपफुली आ गया होगा यार, है ना। देख, अच्छा अब बात करते हैं इधर की तरफ, इसको अब जरा समझो, ठीक। अब आपको ये वाला चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या लेंगे कैसे लिखेंगे इसको, देख लो। मैंने कहा बच्चा ये रहा A, है ना। पहले कंडीशन के हिसाब से A जो होना चाहिए 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा गया, तो ये रहा ऐसा 0 से बड़ा। अब समझ में आ रहा है, B जो है वो भी 0 से बड़ा चाहिए, तो लो भैया कंडीशन 2 के हिसाब से B वो भी बड़ा चाहिए, तो उधर की तरफ गए। तीसरा B डज नॉट इज इक्वल टू 1, मतलब 1 नहीं होना चाहिए, मतलब कि 1 नहीं होना चाहिए। तो अब देखो कितने पार्ट बन गए, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, तो कैसे लिख दे हम, कैसे लिख दे, 0 तो होना ही चाहिए, देखो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से लेकर 1 यूनियन, 1 से लेकर इंफिनिटी। 1 पे बेटा देखो ओपन ब्रैकेट लगा है कि 1 नहीं है, 0 नहीं है, 1 नहीं है, इस तरीके से। क्लियर है, आई बात समझ में कि कैसे लिखा। ये बेटा कंडीशन 1 के हिसाब से A से ग्रेटर देन 0 तो उधर चले गए, B भी ग्रेटर देन 0 तो उधर चले गए, B डज नॉट इक्वल टू 1 तो 1 को हटा दिए, देखो 1 को ले गए ना, 0 से 1 जाओ, 1 से इंफिनिटी जाओ, 1 नहीं लेना। क्लियर है, तो ये हो गया आपका लॉग का डोमेन। क्लियर है, आया बात समझ में कि नहीं, इजी लगा। तो आगे बढ़ा जाए एक क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है बेटा, log 5 to the base x square plus 1, ठीक। और इसके लिए मुझे कैलकुलेट करना है कि बताओ इसका डोमेनवा कितना होगा, या डोमेन क्या होगा। तो अब आप बेटा ध्यान से देखो, तो ये क्या हो गया A, और ये क्या हो गया B, ठीक। कंडीशन क्या बोलता था लॉग का, जो हम लोग को याद है, कंडीशन नंबर 1 A शुड बी ग्रेटर देन 0, कंडीशन नंबर 2 B शुड बी ग्रेटर देन 0। अबे यही था ना। और तीसरा कंडीशन क्या था, थर्ड कंडीशन इज B डज नॉट इज इक्वल टू 1। ये तीन बातों पे फोकस करना। चल,
तो बेटा ए यहाँ पे रोल कौन सा प्ले कर रहा है, 5 ना, 5, तो 5 तो मुझे फर्स्ट क्लास दिख रहा है कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो पहला वाला तो अपना ओके होगा, कोई टेंशन नहीं, ऊपर वाला चीज तो डोमेन में है, 5 यहाँ पे दिया हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, 5 इज ग्रेटर देन 0 होता है, अपना काम बन गया, ठीक। यानी इसके लिए जो सॉल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर, अब 5 से बड़ा बेटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, ठीक। ऊपर वाले के लिए कंडीशन क्या था, a शुड बी ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, तो अगर मैं नंबर लाइन ऐसे करके बनाऊं, ठीक है, तो नंबर लाइन में बेटा देखो कंडीशन 1 के हिसाब से 0 से बड़ा, यही था ना कंडीशन, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5, अब अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो हमको अब तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, बट कंडीशन क्या था, ग्रेटर देन 0, मतलब कंडीशन 1 के हिसाब से सॉल्यूशन किधर का आना चाहिए था, ये वाला पोर्शन आना चाहिए था, ध्यान से समझो, हो गया, ठीक। और यहाँ पे कांस्टेंट 5 लिखा था, इसीलिए हमको यहाँ पे कोई 0.56 लेने की जरूरत नहीं है, 5 ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 होता है, और कंडीशन क्या है 0 से बड़ा, यानी ऊपर वाले के हिसाब से तो 0 से उधर का आंसर होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, b शुड बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब देखो कि x स्क्वायर प्लस 1 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, देख लो, है ना, x स्क्वायर प्लस 1 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अब एक बात जरा सोचो बच्चा, कि अब बेटा आप यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो आप नेगेटिव रखो चाहे आप पॉजिटिव रखो, x की जगह पे अगर आप नेगेटिव, देखो इस केस में कोई x था नहीं तो पॉजिटिव नेगेटिव पुट करने का कोई मतलब ही नहीं था, यहाँ तो 5 है ना, कांस्टेंट नंबर दिया होता है, जबकि यहाँ पे तो वेरिएबल x दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप नेगेटिव पुट करो चाहे आप लोग पॉजिटिव पुट करो, डोमेन का मतलब क्या होता था, हम जो चीजें इनपुट कर सकते हैं, हम जो चीजें इनपुट कर सकते हैं, ठीक है, इनपुट करने के बाद जो रिजल्ट होना चाहिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, मतलब सेट बी का पार्ट होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलते थे, डोमेन, ठीक। तो अब यहाँ देखो, हम अगर x का वैल्यू कोई नेगेटिव भी पुट करेंगे तो वो भी क्या रिजल्ट दे देगा, पॉजिटिव, x का वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तो भी क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव, और x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो रिजल्ट कितना दे देगा, 1, है ना। तो अब इसके लिए अगर मैं कंडीशन 2 के हिसाब से भी सोचूं, तो कंडीशन 2 के हिसाब से भी सर आप x का कोई भी वैल्यू पुट करो हमको कोई टेंशन नहीं है, आप x का कोई भी वैल्यू पुट करो हमको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम नेगेटिव करें चाहे पॉजिटिव पुट करें, ठीक है, प्लस 1 होके उसको फिर से क्या बना देगा, बड़ा ही बना देगा, है ना, मतलब पॉजिटिव बना देगा, ग्रेटर देन 0 कर ही देगा। कंडीशन 3 क्या था, b डज नॉट इज इक्वल टू 1, कंडीशन 3 था b डज नॉट इज इक्वल टू 1, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 डज नॉट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब कि x स्क्वायर डज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब 1 माइनस 1 बेटा 0 हो जाएगा ना, है ना, यानी कि x डज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं, x का वैल्यू 0 नहीं रखना है, मतलब डोमेन हम जो जो इनपुट कर सकते थे उसको क्या बोल रहे डोमेन, तो आप क्या क्या रख सकते हो, आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, सिर्फ किसको मत रखना, 0 को मत रखना, मतलब इस केस में जो डोमेन आएगा, ये देखो बेटे ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, ठीक है, बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, ठीक। और आप चेक करना चाहो तो बेटा इधर देखो, अगर x का वैल्यू 0 रख देंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना, और बेस में तो 1 नहीं होना चाहिए, वरना तो ये लॉग तो डिफाइन ही नहीं होएगा, बात समझ में आया। तो ये चीज हम 0 यहां से सपना नहीं लिए हम, ठीक है, मैंने इसको इस स्टेप को सॉल्व किया तब मेरे पास 0 आया, तो 0 जब यहां पुट भी करके देखो तो आंसर कितना आ जाएगा 1, और जबकि हमने पहले बोला था कि जो बेस होना चाहिए 1 नहीं होना चाहिए, तो बेस 1 कब आ रहा है, जब एक चीज कितना रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं तब ना, अब 1 रखोगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, ये तो अपने लिए सुटेबल है, क्लियर है, पक्का। तो डोमेन हम लोग क्या क्या पुट कर पा रहे हैं, तो कोई भी रियल नंबर पुट करो कोई टेंशन नहीं है, बी वाले के हिसाब से कुछ भी पुट करो कोई टेंशन नहीं है, बस टेंशन कहां पे हो रहा था, जब हम लोग पुट करेंगे इस 0 को, क्लियर है। चल अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं, तब आपको और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, अरे भैया देखते चलो भाई, क्वेश्चन इतना करा दूंगा कि टेंशन नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन है log x minus 1 upon x minus 8 to the base x plus 1, ठीक, ऐसा था क्वेश्चन, log x minus 1 upon x minus 8 to the base x plus 1। अब इसके लिए आपसे पूछा है कि बताइए इसका डोमेन कितना होगा, क्या होगा, ठीक, फिर हमको देखना है कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 और सॉल्व कर देना है, ठीक। तो हमारे पास कंडीशन क्या था बेटा, a एंड b, a क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, b भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड b डज नॉट इज इक्वल टू 1।
ये कंडीशन 1, ये कंडीशन 2, ये कंडीशन 3। अगर ये तीन कंडीशन लगा के जो होगा उसका आंसर लिख देंगे। चलो सीखते हैं। अब देखो बेटा, इनइक्वालिटी जो ग्राफ में ऐसे करके नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा है ना, वो इनइक्वालिटी का एक चैप्टर ही पढ़ा है पूरा का पूरा। तो अभी अगर थोड़ा कम भी समझ में आया तो मैनेज, हल्का फुल्का बस जान के चलो, ठीक है कि हाँ ऐसा होता है। बाकी 11th अगर कोई पास आउट वाले ये लेक्चर देख रहा है तो उसको बड़ा मजा आएगा, उसके लिए तो और ज्यादा आसान है। देख बाकी फ्रेशर्स देखते चलो, कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ाना है, ठीक। तो पहला बेटा ए यहाँ पे क्या है जरा देखो ध्यान से, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 8। पिछली बार तो कांस्टेंट था इसलिए बच गए, इस बार x है, ध्यान देना है। ये क्या चाहिए हमको, ग्रेटर देन 0, है ना। कैसे सॉल्व करते हैं, कंडीशन 1, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से x हम लोग क्या क्या इनपुट कर सकते हैं। अब जरा सोचो x का वैल्यू यहाँ पे क्या रखे कि ग्रेटर देन 0 है। तो अब इसको करने का तरीका क्या होता है, आप बेटा सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लो। कंडीशन 1 के लिए एक नंबर लाइन बनाया, ठीक है। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करो तो x का वैल्यू 1 आएगा। ये क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, मतलब जहां पे चेंजेस आएंगे। और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8। तो यहाँ पे अपन लोग के पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, वन इज एक आ गया 1 और एक आ गया अपन लोग के पास 8, ठीक है। यानी जो आंसर आएगा वो इन्हीं तीन सेक्शन में आएगा। अब जरा सोचो 8 से बड़ा कोई नंबर बोलो, आई थिंक 9 होता है। 9 माइनस 1 कितना होगा बेटा, प्लस 8। 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा, प्लस 1। तो 8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई प्लस 1, आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली वो 0 से बड़ा है। अरे भैया कोई नंबर अगर पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा ही ना होगा। अच्छा, अब जरा सोचो, अगर हम 1 और 8 के बीच का कोई नंबर सोचो, 1 से 8 के बीच का कोई नंबर सोचो, तो 1 से 8 के बीच में बेटा आई थिंक 7 आता है ना, ठीक है। तो अगर 7 पुट करेंगे तो 7 माइनस 1 करोगे तो बेटा कितना आएगा, प्लस 6। और 7 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा, माइनस 1। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब इस रीजन अगर 1 से 8 का कोई वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव, जो कि लॉ को डिफाइन नहीं करता है, ठीक। अब डिफाइन नहीं करेगा तो वो डोमेन नहीं हो सकता है, डिफाइन होएगा तभी तो वो डोमेन कहलाएगा। अगर डिफाइन नहीं हो रहा है तो वो डोमेन नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। तो 1 से 8 के बीच में कैसा आया, नेगेटिव, क्लियर है। अच्छा, अगर 1 से इधर का कोई नंबर चूज करो तो 1 से इधर बेटा आई थिंक -2 ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है, 1 से इधर ही होगा ना -2। अब जरा सॉल्व करके देखो, तो -2 माइनस 1 अपॉन -2 माइनस 8, दिस विल बी -3 बाई -10। आंसर बेटा कितना आ गया, +3 बाई 10, +3 बाई 10। मतलब इधर की तरफ कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। मतलब अगर हम लोग x का वैल्यू नेगेटिव में रख रहे हैं तो मतलब 1 से इधर का कोई वैल्यू चूज करेंगे तो आंसर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, जो कि 0 से बड़ा है। यानी हम इधर वालों को पुट कर सकते हैं। मतलब इसके लिए जो सॉल्यूशन आ रहा है किधर से किधर का, 8 से उधर और 1 से इधर। कंडीशन 1 ने ये बात बोली। अच्छा, यहां तक क्लियर है। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 देखो मैं यहां लिख रहा हूं, कंडीशन नंबर 2, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 क्या था बेटा, b शुड बी ग्रेटर देन 0। तो b का रोल यहां पे कौन प्ले कर रहा है, x प्लस 1। ध्यान से देखो, x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि x शुड बी ग्रेटर देन -1। बेटा ये रूल्स थोड़ा सा पता होना चाहिए, +1 उधर जाता है तो क्या बन जाता है, -1। यानी x शुड बी ग्रेटर देन -1। यानी ये क्या बोल रहा है इसके हिसाब से कि जो x का वैल्यू होना चाहिए वो -1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। तो अब जरा देखो कंडीशन 2, कंडीशन नंबर 2 के लिए जो ग्राफ बना वो कैसा बना, ये रहा -1। तो वैल्यू जो होना चाहिए वो -1 से बड़ा होना चाहिए, यानी इधर की तरफ, क्लियर है। और कंडीशन नंबर 2 के बाद अब आते हैं बेटा कंडीशन नंबर 3 पे। कंडीशन नंबर 3 क्या था, b डज नॉट इज इक्वल टू 1। मतलब कि x प्लस 1 डज नॉट इज इक्वल टू 1, यानी x डज नॉट इज इक्वल टू 0। बेटा 1 - 1 0 होगा ना। तीन कंडीशन मिले, अब इन तीनों कंडीशन का जो इंटरसेक्शन होगा वही हो जाएगा डोमेन। इन तीनों कंडीशन का जो इंटरसेक्शन होगा वही हो जाएगा डोमेन। तो देखो मैं अब इसको अच्छे से एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूं तो आंसर अपन लोग को दिख जाएगा। तो देखो एक ही पे तीनों कंडीशन को बनाते हैं। ये रहा बेटा एक नंबर लाइन, पहले वाले में क्या था 1 8, कंडीशन 2 में क्या था -1 इधर कहीं आएगा, ठीक, ध्यान से समझना, -1 इधर कहीं आएगा।
अच्छा ये तो हो गया। और क्या नहीं होना चाहिए, डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो बेटा ये पॉइंट रहा, यहां पे तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो बाउंड्री ऐसे बन गया जीरो वाला। ठीक, इसको तो हटा ही देना है। अच्छा यहां तक समझ में आया? दिखा ना बेटा x डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक, अच्छा यहां तक सर समझ में आ रहा है। अब जरा देखते हैं पहले वाले के हिसाब से कंडीशन 1 का जो पोर्शन था वो कहां से कहां था, यहां से लेकर ऐसे करके नंबर लाइन चल रहा है और यहां से लेकर ऐसे करके नंबर लाइन चल रहा था, ये कंडीशन 1 था। कंडीशन नंबर 2 से कहां गया बेटा, -1 से इधर गिरा। देखो मैं ऐसे करके बना रहा हूं, ये ऐसा दिख रहा है बढ़िया फर्स्ट क्लास, -1 से उधर की तरफ। अब देखो कि कहां पे ये ऊपर वाले भी रीजन आ रहा है और कहां पे नीचे वाला, दोनों के दोनों रीजन आ रहे हैं। तो आप ध्यान से देखोगे बच्चा, तो 8 से आगे जा रहे हो तो दोनों के दोनों का शेडेड पोर्शन आ रहा है ना, देखो ब्लैक वाले का भी आ रहा है और रेड वाले का भी आ रहा है, दोनों का दोनों उस तरफ सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा देखो -1 से 1 के बीच में भी ये दोनों पोर्शन आ रहा है ना, जबकि -1 से इधर केवल कंडीशन 1 वैलिड है। डोमेन क्या होता है, जहां पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगा वही डोमेन होता है। ठीक, तो अब उस हिसाब से क्या दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये अपना सॉल्यूशन होगा। तो कैसे लिखेंगे? अब मैं इसको जरा मिटा रहा हूं बच्चा, अब मैं इसको जरा मिटा रहा हूं, एकदम आराम से देखते चलो, बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत आसान है। यानी कि डोमेन जो होएगा उसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू किसको, जरा देखो -1 दिखा, -1 से बड़ा लिखा था ना, ग्रेटर देन, यानी ये वाला पॉइंट नहीं था, -1 से उधर की तरफ जा रहे थे। तो ओपन ब्रैकेट -1 से लेकर 0 को तो रखना ही नहीं है ना, तो कॉमा 0 ओपन ब्रैकेट 0 रखना ही नहीं है, यूनियन, और कौन सा पोर्शन में देखो बेटा 0 से 1 वाला भी है ना, तो 0 से 1 यूनियन, और कौन सा आंसर है 8 से लेकर इंफिनिटी, तो 8 से इंफिनिटी। क्लियर है मेरी बात? ये वो पोर्शंस थे, ये वाले वो पोर्शन थे जहां पे कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 तीनों के तीनों वैलिड थे। तो जब तीनों वैलिड आ गए तो ये हो गया अपन लोग का डोमेन। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से ये चीजें समझ में आई होंगी, है ना? अब देखो भाई, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, बाकी क्या ही कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए तो अब हम लोग देख लिए कि सर मतलब लॉग को सॉल्व कैसे करते हैं। दूसरा हमने देखा कि लॉग के बेसिस पे डोमेन कैसे निकाला जाता है ना। फंक्शन से मैंने थोड़ा सा रिलेट कर दिया, क्लियर है। क्वाड्रेटिक वाला भी क्वेश्चन फर्स्ट में करवाया था कि देख लेना है कि भैया सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब देख लो, आप चाहो तो चेक भी कर लो। अगर आप x का वैल्यू बेटा यहाँ पे 0 रखते जो क्वेश्चन था, तो देखो वहां बेस में 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा तो लॉग डिफाइन ही नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 0। तो मेथड से सॉल्व करें तो भी वही आंसर आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चा, नेक्स्ट अपन लोग के पास है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक, क्या है सर ये? बेटा बिना प्रॉपर्टी के तो लॉग का स्टेप ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग चीजों को करने वाले हैं सिंपलीफाई। ठीक है, तो बारी बारी से एक प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अच्छा देखो क्या है कहानी इसका। पहला प्रॉपर्टी बेटा ये तो आपने यूज कर लिया ना कि log a to the base b is equal to k है, तो it can be written as a is equal to b to the power k। ठीक है, अरे भैया जी log a base b is equal to k अगर लिखल है तो आप उसको लिख सकते हो a is equal to b to the power k। अच्छा, प्रॉपर्टी सेकंड देखो बेटा, मैं इसको बारी बारी से मिटाते जाऊंगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको एकदम मेमोराइज होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कुल मिला के दिखा है तो लॉग में मेन कहानी यही है। ठीक है, एक बार ये समझ में आ गया तो फिर लाइफ जिंगा लाला, है ना। देखिए log a, ठीक है, log 1 to the base a is equal to कितना होता है 0। ठीक, तो मैं जो जो समझते जाते हैं उसको हम लोग थोड़ा इरेज करते जाते हैं ताकि अपन लोग के पास स्पेस आ जाए। ठीक, पहला वाला तो सर समझ में आ गया था सॉरी। सेकंड वाला देखो बेटे क्या लिखा हुआ है, ये कैसे आया है समझो। सबका मैं नहीं बता रहा, कुछ कुछ है उनका बताते चलता हूं। देखो अब बेटा, अगर आप इसको भी अगर आप सॉल्व करना चाहो, ध्यान से समझो, log a1 इसका वैल्यू मैं पूछता तो आप बोलते कि सर कुछ x होगा। ठीक, तो 1 इज इक्वल टू अपन लोग क्या लिखते बताओ, e टू द पावर x। अब अगर यहाँ पे रिजल्ट 1 है तो x का क्या वैल्यू यहाँ पे रखेंगे कि यहाँ 1 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली ये x किस में एक्सपोनेंट पे है। अगर x का वैल्यू अगर हम लोग 0 रख देंगे यानी a टू द पावर 0, आंसर कितना आएगा 1, है ना।
इस वजह से बेटा log 1 बेस a का जो वैल्यू होता है वो होता है कितना, 0। क्लियर है? अच्छा सर प्रॉपर्टी 2 भी समझ में आ गई, ठीक, जगह बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। प्रॉपर्टी थर्ड मैंने क्या लिखा बेटा, log a बेस a इज इक्वल टू 1, log आर्ग्यूमेंट a ऐसे भी पढ़ सकते हो, बेस a इज इक्वल टू 1। इधर पे अगर अपन लोग देखें, फिर से अगर मैं आपसे बोलूं बच्चा log a ऐसे दिया हुआ है इज इक्वल टू समथिंग x ले ले। अब एक बात बताओ क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू a टू द पावर x। अब यहाँ पे a कब आएगा, तो सर जब x का वैल्यू आप 1 रखोगे तब यहाँ पे a आ सकता है। क्लियर है ना? इस वजह से आंसर कितना है, x का वैल्यू कितना है बेटा, देखो 1, तो लो भैया 1 आया। क्लियर है? यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं है? तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड भी सर समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है, टेंशन नहीं लेना है, अभी तो कहानी शुरू हो रहा है भैया। नेक्स्ट क्या था बेटा, a log a, यहां भी सेम यहां भी सेम, जब दोनों सेम है तो आंसर कितना है, n आया। चेक कर लेते हैं। मैंने कहा आपके पास क्या था, log a log n टू द बेस a टू द पावर log n टू द बेस a। कैसे पढ़ना भी सीख लो, a टू द पावर log n टू द बेस a, ठीक है। अच्छा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ बेटा अपन लोगों के पास, n आएगा। कैसे करें, मैंने कहा बेटा एक काम करो, इस पूरी क्वांटिटी को मान लीजिए आपने, इस पूरी क्वांटिटी को मान लिया कि कितना है ये x है, मतलब a टू द पावर x इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, n, ऐसा है, ठीक। अच्छा अब ये अगर आपने इसका वैल्यू x माना है, मतलब कि आपने क्या माना है बेटा, log a n इज इक्वल टू x, तो इस हिसाब से आप लिख सकते हो n इज इक्वल टू a टू द पावर x। देखो तो दोनों सेम ही आया है क्या? अरे देखो भैया इसको सॉल्व किया तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, a टू द पावर x, आया कि नहीं आया? यहाँ पे भी क्या था, n इज इक्वल टू a टू द पावर x, ठीक। तो ये वाला जो है वो इसके बराबर प्रूफ कर दिया हमने, n इज इक्वल टू a टू द पावर x आ गया। अच्छा सर ये बात भी समझ में आ गई, तो दो बॉडी क्या था। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट, ठीक। अच्छा जब चीजें ऐसे मल्टीप्लिकेशन में रहेगा बच्चा, जब ये चीजें ऐसे मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब log m इंटू n इंटू, मान लो n है, ये m नहीं है, ये है आपका n, m n l o p q r s, तो सबको आप ऐसे प्लस में लिख सकते हो, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, बारी बारी से क्वेश्चन ही डिस्कस करना है। और जब बेटा डिवीजन फॉर्म में होगा तो ऐसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से, log m टू द पावर x बेस a है, तो जो ये पावर में होता है ये कहां आ जाता है, आगे। क्लियर है मेरी बात, ठीक। उसके बाद क्या प्रॉपर्टी है बेटा, देखो log m टू द पावर x n टू द पावर y, तो x आ जाएगा आगे, y भी आ जाएगा आगे, मतलब बेस वाला जो y होता है वो 1 अपॉन में आ जाता है, तो आंसर आ जाएगा ये। दूसरा है बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जहां से अच्छे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो बेस चेंजिंग थ्योरम से ही बनते हैं, ठीक है। जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो बेस चेंजिंग थ्योरम से ही बनते हैं, ठीक। ये बड़ा काम का है, हम ना चाहें तो बेस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ log a बेस b है, तो इसको हम लिख सकते हैं log a बेस e अपॉन log b के लिए क्या लिखा, देखो log b बेस e, मतलब हम यहाँ e की जगह जो मर्जी बेस चाहें वो डाल सकते थे। कभी अब क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा तो वहां आपको दिखाऊंगा कैसे बेस हम लोग करते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट, अगर बेटा log a बेस b है, तो जब आप बेस और आर्गुमेंट को आपस में इंटरचेंज करोगे तो ये 1 अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, log आर्गुमेंट b बेस a, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम दिमाग में रखना, भी यूज करेंगे। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो a टू द पावर log bx है ना, तो ये देखो बेस को बिना छेड़े, देखो ऊपर पावर में जो बेस था इसको नहीं चेंज करे, वो वैसे ही है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया जाता है, ये लॉ की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब बोलोगे सर इतना सारा प्रॉपर्टी याद हो जाता है, अबे हाँ भाई याद हो जाता है, प्रैक्टिस करते करते। आप क्या करो, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसके बगल में अभी स्टार्टिंग में बार बार उस प्रॉपर्टी को लिखते चलो, भले आपके पेज में पहले तो ये कितने थे टोटल, शायद 7 या 8 जो भी प्रॉपर्टीज थे उसको एक पेज में लिख लो, वो आपका फॉर्मूला शीट हो गया, ठीक। उसके बाद सॉल्व करने बैठो और बार बार उस शीट के मतलब जो फॉर्मूला है उसको आंसर शीट पे भी बार बार लिखते चलो, तो लिखते लिखते चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। क्लियर है? अब देखते हैं कहानी कि सर प्रॉपर्टी तो आपने बता दी है, अब जरा क्वेश्चन भी कराइए तब तो मजा आएगा, ठीक। तो देखो आज तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो रहा है,
मुझे लग रहा है यही वीडियो जो होगा काफी लंबा हो जाएगा, तो सेकंड लेक्चर का वेट करो। आज हम लोग थोड़े बच्चे वाले क्वेश्चन बना बना के खुश हो जाते हैं, है ना। आज थोड़े टुच्चे टुच्चे दो दो बॉडी वाले क्वेश्चन बनाते हैं और एकदम खुशी वाली फीलिंग ले लेते हैं। कैसा रहेगा? सही है ना? चल स्टार्टिंग विद बच्चा क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभी इजी वाले करा रहे, ठीक है, फिर धीरे धीरे लेवल अप होगा, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सर एक ही बार प्रॉपर्टी लिख दी आपने, अब आप सॉल्व करते जा रहे हो, ठीक। तो क्वेश्चन कम से कम यार 30-40 क्वेश्चन तो जरूर करवाऊंगा क्लास में, इसी यही 7 प्रॉपर्टीज के ऊपर, इसलिए टेंशन एकदम फ्री रहना। एक दिन में नहीं होगा, ठीक है, आज कुछ ही हो पाएगा क्योंकि आज इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अच्छा जैसे देखो अब तरीका क्या है, तरीका क्या है बेटा, जब भी क्वेश्चन आया ना, जो प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा उसको मैं लिख रहा हूं और आप भी अपनी कॉपी में बार बार लिखना, लिखते लिखते याद हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा चलो करते स्टार्ट। देखो बेटा यहाँ पे मैं 2 प्रॉपर्टी यूज करूंगा फिलहाल। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि log a, मान लो अगर दिया हुआ ऐसे करके log a b by c, तो हम इसको लिख सकते हैं log a b माइनस log base b a log b base a माइनस log c base a। ये प्रॉपर्टी ऐसे पढ़ा अपॉन वाली के लिए। और क्या पढ़ा बेटा, और क्या पढ़ा है, अगर अपने पास है मान लो log base b a to the power x, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x log a base b, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों प्रॉपर्टी है, ठीक। अब देखो बेटा इन दोनों प्रॉपर्टीज को मैं यूज करूंगा, मैंने पहले लिख दिया, इन दोनों को मैं यूज करूंगा। और एक बात हमको और अच्छे से पता है कि अगर बेटा अगर कभी ऐसे log a base log b base a plus log c base a plus log d base a, अगर ऐसा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log, ध्यान देना बेटा, log b into c into d, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। याद है बेटा अगर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो प्लस, प्लस में तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो इन तीनों प्रॉपर्टीज का मैं यूज करूंगा, क्वेश्चन बस देखते जाओ, आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से, जैसे ये मेरे को दिख रहा है बढ़िया फर्स्ट क्लास, ठीक है। अच्छा देखो मैं क्या कर रहा हूं, log, ठीक, 16 को बच्चा हम लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा फैक्टराइज फॉर्म में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब पावर एक्सपोनेंट्स में लिख लोगे तो थोड़ा इजी हो जाता है। आई थिंक 16 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 4, इसको लिख सकते हैं 3 into 5, 3 5 is 15 और 2 का पावर 4 16 होता है ना, 2 2 is 4 4 2 is 8 8 2 is 16 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या था 5 log, आई थिंक 25 को लिख सकता हूं मैं 5 का स्क्वायर और 24 को लिख सकता हूं 2 2 जा 4 8 3 जा 24, मतलब 2 की पावर 3 8 हो गया और 8 1 जा 8 2 3 जा 24 into 3, ऐसा लिख सकता हूं प्लस 3 log 81 को देख कुछ याद आ रहा है बेटा, 3 की पावर 4 81 होता है ना, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81, 3 की पावर 4, तो मैं इसको लिख देता हूं 3 की पावर 4। 81 का कुछ कर सकते हैं नहीं, 81 सॉरी 80 है ना, 80 को क्या लिख सकता हूं देखो तो 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 10 जा 80, नहीं 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो यानी 2 into 2 into 2 into 2 into 5, ऐसा भी तो लिख सकता हूं। तो क्या हो जाएगा देखो तो 2 की पावर 4 into 5, ऐसा लिख सकता हूं, देख लो। अरे भाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 65 जा 80, क्लियर है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 2 की पावर 4 into 5, ठीक, एकदम आराम से मोहब्बत से देखते चलो, तुमको मोहब्बत हो जाएगा इससे। यहां पे 7 था। अभी हमने बेटा आपको प्रॉपर्टी बताया था कि अगर आपके पास लिखा हुआ है log a, ध्यान से देखना, log b base a to the power अगर k है तो you may write it as k log b to the base a, ऐसा लिख सकते हैं। अगर पावर है तो आगे जा सकता है और आगे है तो पावर में जा सकता है। तो ये देखो बेटा इस बार आगे में है ना, तो उस प्रॉपर्टी का यूज करें, ठीक। अब बहुत लोग बोलेंगे सर आपको तो आता, आप यूज कर ले रहे हो, हमें क्या कैसे पता चलेगा कि सर कौन सा प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो बेटा उसके लिए प्रैक्टिस, इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगे, दिमाग अपने आप खुल जाएगा, है। छोटे बच्चे को थोड़ी पता होता है कि एप्पल का मतलब ये होता है, लेकिन धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उसको समझ में आ जाता है ना, देखते देखते ये एप्पल होता है, बाद में स्पेलिंग भी सीख जाता है,
ठीक है। फिर बाद में जैसे ये लेता है मैन ईट्स एप्पल, तो एक स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती है ना, धीरे धीरे अपने आप हो जाता है ना, वैसे ही हो जाएगा, टेंशन मत लो। पावर कहाँ आ गया 7 पे, इधर क्या हो जाएगा log 5 का स्क्वायर 2 की पावर 3 into 3, ठीक। इसको log 2 प्रूफ करना है, अभी देखते चलो स्टेप। 5 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा log, अब देखो मैं एकदम बच्चा बच्चा वाला क्वेश्चन नहीं करा रहा, ठीक है, थोड़ा सा टफ ही लिया है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं लिया, बहुत इजी है देखो, ठीक है। जो पावर जो आगे था वो पावर में चला गया। अब जरा बताओ मुझे अब क्या होएगा, log बेटा 7 है तो 2 का पावर 7 4 से 20, 2 का पावर 28, अरे 4 7 से 28 होता है ना, अपॉन 3 का पावर 7 5 का पावर 7 दोनों पे आ सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस log 2 5 से 10 तो बेटा 5 का पावर 10, 3 5 से 15, 2 का पावर 15 और यहाँ 3 का पावर 5, देख लो बेटा दोनों पे जाएगा ना ऊपर नीचे। अच्छा प्लस नॉर्मल मैथ्स अभी सॉल्व हो रहा, कुछ नहीं रह गया, 3 का पावर 4 3 से बेटा 12 और 4 3 से 12 मतलब 2 का पावर 12, 5 का पावर 3, लो ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब देखो बेटे सारी लॉग किसमें है आपका प्लस में है ना, तो जब प्लस में होता है तो मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, इतना तो आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक, मैं इसको मिटा रहा हूं, होपफुली चीजें दिख रही हैं बोर्ड पे जो भी लिखी हुई हैं दिख रही है। अच्छा मैं इसको मिटा रहा हूं बेटा, मेरे पीछे पीछे स्क्रीनशॉट लेते चलो या मिटाते चलो, ठीक, जगह कम हो जाता है थोड़ा, क्या करोगे, बोर्ड तो बहुत बड़ा है लेकिन अब पीछे कर दूंगा कैमरा को तो फिर चीजें छोटी छोटी दिखेंगी, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, हैं, वो मैं चाहता नहीं हूं। अब बेटा देखो हमने अभी पढ़ा था ना कि log, मान लो दिया हुआ आपका log a सॉरी बेस a b प्लस log, मैं लिख दे रहा हूं फिर से, बेस a c प्लस log बेस a d, अगर ऐसा है तो आप इसको लिख सकते हैं log बेस a b इंटू सी इंटू डी, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक। अब उस प्रॉपर्टी का अगर यूज कर ले हम लोग, इस प्रॉपर्टी का अगर हम लोग यूज करें तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा log 2 की पावर कितना था बेटा 28 अपॉन 3 का पावर 7 5 का पावर 7, ठीक है, इनटू यहां क्या था 5 का पावर 10 2 का पावर 15 3 का पावर 5, ठीक है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, 3 का पावर 12 अपॉन 2 का पावर 12 इंटू 5 का पावर 3, इसको बेटा सॉल्व कर लो, ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा log 2, ठीक है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई भाई, यहाँ देख लो अगर आप सॉल्व करना चाहो, इतना दिमाग तो हो गई मेरे ख्याल से, 5 की पावर 7 है 5 की पावर 3 है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 7 प्लस 3 बेटा कितना हो जाएगा 10, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा 5 की पावर 10 से, है ना। और देखना चाहो और देखो, 3 की पावर 7 है बेटा, 3 की पावर यहाँ पे कितना है 5 है, तो 5 7 प्लस 5 कितना होता है 12, और यहाँ पे क्या है 3 की पावर 12, लो बच्चा ये भी कैंसिल हो गया। और देखो 15 प्लस 12 बेटा 27 होता है और यहाँ 2 की पावर 28, तो बच क्या जाएगा, ये कैंसिल होता है ना इसके साथ, यहाँ केवल एक 2 बच जाता, तो वही log 2 आंसर आ गया। क्लियर है, चलिए इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा अपने पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 1 by log base 2x plus 1 by log base 3x 1 by log base 4x 1 by log base 5x is equal to 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लोगों को निकालना है कि ये x का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, ठीक। अच्छा 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 अच्छा, अब क्या करें सर, अब क्या करें, ठीक। देखो मैं प्रॉपर्टीज बार बार लिखते जाऊंगा ताकि आपको टेंशन फ्री हो जाए, थोड़ा थोड़ा अप्रोच बताऊंगा। अब यहाँ पे बेटा देखो एलसीएम एलसीएम तो दिख नहीं रहा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, क्या करें क्या करें। इसमें एक पैटर्न देखो यार, सबका आर्गुमेंट एक जैसा दिख रहा है कि नहीं है, सबका आर्गुमेंट जो है बेटा वो एक जैसा दिख रहा है, ठीक। अच्छा अब प्लस में है तो क्या सबको मल्टीप्लाई में लिख दें, तो एक बात बताओ, अगर सब प्लस में है तो मल्टीप्लाई में लिखने के लिए कंडीशन क्या था कि सबका बेस सेम होता था, तब हम उसको मल्टीप्लाई में लिख पाते थे, याद आ रहा है, जब ऐसे होता था ना log बेस a b प्लस log बेस a c प्लस log बेस a d, मतलब जब सबका बेसवा सेम रहेगा तब तो आराम से log बेस a b इंटू c इंटू d हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो बेस बेटा सबका अलग अलग, तो मैं कहा ठीक है भाई एक काम करते हैं, सबका बेस को एक जैसा बना देते हैं, ठीक। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, वो भी लेगा ऐसे ही हुआ लेकिन वो किसी और तरीके से सॉल्व हो जाएगा, तो करते करते दिमाग खुलेगा।
एक प्रॉपर्टी बेटा हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर कभी आपके पास log बेस a b लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन log बेस b a, ऐसा लिख सकते हैं। ये चीज पढ़ाया है। अगर बेटा यानी अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो एक काम करो, अगर इसको ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता log बेस x2 प्लस log बेस x3 प्लस log बेस x4 प्लस log बेस x5 इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं ना। मुझे क्या करना है, x का वैल्यू तो निकालना है। अब बताओ बेटा सबका बेस क्या हो गया, इधर पे सेम हो गया। अब अगर सबका बेस सेम है तो आई कैन सिंपली राइट log बेस x इज इक्वल टू 2 into 3 into 4 into 5 इज इक्वल टू 6। देख ऐसा लिख सकता हूं ना आराम से। अच्छा अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बताओ क्या हो जाएगा, log बेस x 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 5 जा बेटा कितना हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई कर लो 24 into 5 5 4 जा 20 0 2 5 2 जा 10 11 20 120। तो इधर पे लिख दिया 120 इज इक्वल टू 6। अब इस x का वैल्यू निकालना है तो क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग 120 इज इक्वल टू x टू द पावर 6। अरे होगा ना। अब क्या कर ले तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 120। दिस इज योर आंसर। आया समझ में बेटा, देखा कैसे प्रॉपर्टी का यूज किया मैंने। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चे यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, x का वैल्यू फिर से निकालना है। अगर दिया हुआ है log बेस 2x log बेस 4x log बेस 16x इज इक्वल टू 7 और आपको x का वैल्यू निकालना है। कोई टेंशन नहीं सर, कैसे शुरू करें। इस बार तो बेस सेम नहीं है तो मल्टीप्लाई में तो लिख नहीं सकते, ये भी टेंशन नहीं हो गया सर अब क्या करें। अपॉन में करके बेस सेम कर दें। मैं कहा वैसे भी कर सकते हो, अटेम्प्ट करके देखना शायद सॉल्व ना हो। तो सर क्या करें, तो थोड़ा सा पैटर्न को समझा करो, ठीक है। क्या सर क्या देखो, हम एक अगर काम करें, यहां मुझे दिया बेटा 4, यहां पे दिया हुआ है 16, तो हम इसको 2 के टर्म में तो लिख ही सकते हैं ना। कैसे देखो इधर अगर है बच्चा log बेस 2x प्लस log, आंख खुला रखना है, कहीं दिख तो नहीं रहा बेस 2, ये भी 2 के टर्म में तो आ ही सकता है, आखिर ऐसे ही तो लिखा हुआ है 2 बेस का 2 का स्क्वायर आर्गुमेंट x प्लस log 2 की पावर बेस 2 की पावर 4 आर्गुमेंट x इज इक्वल टू 7, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक, अब देखो अगर आपको प्रॉपर्टी याद आ रहा होगा तो एक और प्रॉपर्टी था, ठीक, मैं मिक्स करके क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, कि जो टफ वाले प्रॉपर्टीज आते जाए और आप प्रॉपर्टीज को बार बार अपनी कॉपी में लिखो तभी याद होएगा, नहीं तो नहीं याद होएगा। अब जरा देखो, हमने पढ़ा था बेटा अगर ऐसा हो log बेस b आर्गुमेंट a दिया हुआ है, अगर इसका पावर है, अगर इसके पास जब पावर होता था तो ये तो बन जाता था x log बेस b a, है ना। दूसरा अगर ऐसा है, अगर अपन लोग के पास लिखा हुआ है log बेस b की पावर, मान लो मैं इस बार ले लेता हूं y, ये प्रॉपर्टी कराया है, इनटू आर्गुमेंट जो है वो लिखा, ये थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, ये पावर y आर्गुमेंट अगर a है, ठीक है, ये बेस की पावर बेटा y है, तो जो डिनोमिनेटर में होता था वो कहां चला जाएगा 1 बाई y, ध्यान देना 1 बाई y log बेस b आर्गुमेंट a। क्लियर है। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज हम लोग यहां पे कर लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये तो बेटा एज इट इज जैसा है वैसा लिख देता हूं मैं इसको, log बेस 2x प्लस बेटा पावर जो था वो कहां जाएगा आगे 1 बाई 2 log 2x, है ना, बेस 2x प्लस जो 4 है बेटा आगे आ जाएगा 1 बाई 4 log, ठीक है, 1 बाई 4 log बेस 2 और इधर पे x इज इक्वल टू 7, ठीक, ऐसा लिख दिया। अब देखो बेटा log log बेस 2x log बेस 2x log बेस 2x सब में है, तो कॉमन अगर ले लूं मैं log बेस 2x को, तो अंदर में क्या बच जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 7, ठीक, नॉर्मल मैथ चल रहा है। अब बताओ log बेस 2x बेटा 4 एलसीएम कितना आ जाएगा 4, और इधर जरा देखो तो 4 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 4 प्लस 2 बेटा 6, 6 प्लस 1 कितना होता है 7, 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो बेटा क्या बच जाएगा 4 ही रहेगा ना। तो अपन लोग के पास आ गया log
बेस 2x इज इक्वल टू 4। और प्रॉपर्टी 1 जो बेटा फर्स्ट में पढ़ता है स्टार्टिंग में, वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 की पावर 4, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 16। क्लियर है? अरे भाई बोलो, समझ में आया कि नहीं? मजा आ रहा है, इजी लग रहा है धीरे धीरे चीजें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। इसको मैंने कॉन्सेप्चुअल इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज है जो नोट करने वाली है। आपको यहाँ पे चीज बताऊंगा जिसको हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है? जैसे मान लो बेटा ये क्वेश्चन था, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना था। आप जरा सोचो, अगर हम प्रॉपर्टी लगाए, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो फर्स्ट में पढ़ाया था, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4। पढ़ा था हमने ऐसा वाला, भूल गए? अरे यार चैप्टर यहीं से तो स्टार्ट हुआ था, याद है ना, कि log बेस b a टू द पावर k, तो a इज इक्वल टू b टू द पावर k होता है। यहीं से तो चैप्टर अपना शुरू हुआ था। अच्छा, उस बेसिस पे हमने लिख लिया x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 4। अब ध्यान देना, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 2 की पावर 4 आई थिंक 16 होता है, ठीक? यानी x का जो वैल्यू आ जाएगा वो अंडर रूट ऑफ 16, मतलब प्लस माइनस 4, ठीक? क्लियर है? अच्छा, ये बात सर समझ में आई, x स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4 होएगा। अच्छा अच्छा, अब जरा समझो छोटी सी बात कि सर यहाँ पे हम वैल्यू 4 रखेंगे कि माइनस 4 रखेंगे? दो वैल्यू आई ना अपन लोग के पास, एक प्लस 4 एक माइनस 4। एक्चुअली में ये सही तरीका नहीं होता सॉल्व करने का, ठीक है? सही तरीका इसका जो होता है वो ये होता है, x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा डिग्री 2 है ना, तो डिग्री अगर 2 है तो x की दो वैल्यूज आएंगी। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस 4 x प्लस 4, समझ में आता है? अरे 4 का स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a माइनस b a प्लस b लिखेंगे तो x का वैल्यू 4 x का वैल्यू माइनस 4, ये दो चीजें आएंगी, है ना? अच्छा, अब यहाँ पे समझ में आ रहा है सर, एक 4 होगा एक माइनस 4 होगा। अब मैंने बोला बेटा ये वाला आंसर होगा कि ये वाला, तो अब जो भी आंसर आएगा ना उसको क्वेश्चन में पुट करके चेक करो। जो भी आंसर आएगा उसको क्वेश्चन में पुट करके चेक करो। अगर बेटा यहाँ x की जगह प्लस 4 रखोगे तो 16 डिफाइंड है, x की जगह माइनस 4 रखोगे तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, वो भी डिफाइंड है। मतलब आंसर जो होगा वो ये भी हो सकता है और ये भी, दोनों आएगा आंसर में। क्लियर है मेरी बात? हम कहां पे जाके चेक करेंगे, जो क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन ये था, अब इसको देखो, क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन है, ठीक? ध्यान रखना यहाँ पे खास बात है। अब इसको जरा सॉल्व करना चाहूं मैं बेटा, तो log 2x का स्क्वायर, प्रॉपर्टी बेटा जो आगे रहता है वो पावर में चला जाता है, सिखा चुका हूं, इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 4। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 2 की पावर 4। फिर इसको सॉल्व करोगे उसी तरीके से, यहाँ पे 16, तो x माइनस 4 x प्लस 4 इज इक्वल टू 60, सॉरी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 0। बेटा इसको इधर शिफ्ट किया था, तो x का वैल्यू 4 और माइनस 4। अब यहां पे भी देखो, देखने में तो लग रहा है सर एक ही जैसा तो है, बट क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ था ना, क्वेश्चन ये थोड़ी दिया था, क्वेश्चन ये दिया हुआ था। आपने इसको ऐसा बनाया है सॉल्व करने के लिए, एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, ये वाला है। तो अब यहां पे बेटा माइनस 4 रख देंगे तो अनडिफाइंड, और 4 रखेंगे तो डिफाइंड। तो इस केस के लिए जो आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ प्लस 4 होगा। तो ये छोटी सी बात बट मोटी सी बात है, ठीक है ना? कंफ्यूज कर सकता है, आपको चीजें देखना है कि जो x का वैल्यू आया है उसको log में ले जाके पीछे पुट करो और देखो डिफाइंड है कि नहीं है। उसको डिफाइंड वहां पे नहीं चेक करना, जो आप स्टेप नीचे की तरफ आओगे वहां पे जाके चेक करो, वहां नहीं चेक किया जाता है। चेक किया जाता है जो आपको क्वेश्चन गिवन रहेगा वहां जाके चेक करोगे। क्लियर है मेरी बात? समझ में आया? बढ़िया से आया ना? चलिए आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। यहां पे तो ऑलरेडी दिख रहा है ना कि बेस दोनों का क्या है, सेम है। बेस सेम है तो हम इसको अगर प्लस में तो मल्टीप्लाई में लिख सकते थे, बट यहां दिक्कत हो गई कि आगे 2 आया हुआ है, तो बस आगे जो 2 है इसको पावर में भेज सकते हैं बेटा। प्रॉपर्टी याद आ रहा है, मैं बार बार लिख रहा हूं ये प्रॉपर्टीज को ताकि आपके दिमाग में ना छप जाए। log बेस a b टू द पावर k है तो आप इसको लिख सकते हो k log बेस a b, है ना? मैं बार बार प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं एक प्रॉपर्टी पे आपको लगातार क्वेश्चन कराया जा रहा हूं ताकि आपका दिमाग बैठ जाए उसी के लिए, ठीक? मैं चाहता हूं कि रैंडम आप क्वेश्चन देखो और आपका दिमाग खुद बोले कि ये वाला प्रॉपर्टी लगाओ, इसीलिए मैं मिक्सचर करके करा रहा हूं, ठीक? अच्छा, तो अब इसको अगर यूज किया जाए तो log बेस 5 7 टू द पावर 2 प्लस log बेस 5 टू द पावर यहाँ के सॉरी आर्गुमेंट 8, है ना?
अब देखो बेटा बेस सेम हो गया ना, बेस सेम होगा तभी हम लोग मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, बेस अगर सेम होगा तभी मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो log बेस 5 यहां आ गया 7 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका कितना बेटा 7 स्क्वायर इंटू 8। देख लो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो हम लोग तो सॉल्व कर सकते हैं ना आसानी से। क्या हो जाएगा बताओ, log बेस 5 7 का स्क्वायर बेटा 49, तो 49 इंटू 8। ठीक, अब इसका वैल्यू निकालना है तो जरा मल्टीप्लाई कर लो पहले, 49 इंटू 8, 8 9 जा 72 का 7, 8 4 जा 32 और 7 बेटा कितना हो जाएगा 39। सही है ना, गलत है, 8 9 जा 72 का 2, 7 8 4 जा 32, 32 प्लस 7 39, 392। तो अपन लोग के पास अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो चेक कर लेना खुद से, 392। अब इसका वैल्यू निकालना है तो वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इसको मान लीजिए समथिंग x, तो क्या हो जाएगा 392 और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा 5 टू द पावर x। ठीक, आई बात समझ में कि नहीं? अब यहां पे 392 आया है तो ये 5 के फैक्टर में तो आएगा नहीं, ठीक है, अब आएगा भी तो पॉइंट रूट में आंसर आएगा, इसलिए आपको टेंशन लेना, ये एक मेथड था, मन का क्वेश्चन था इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया। ठीक है, अगर मान लो यार 25 होता तो 5 का स्क्वायर लिख देते, बेस सेम होता और कंपेयर कर लेते। ठीक, अब मन का क्वेश्चन था तो भैया एग्जैक्ट वैल्यू वाला तो नहीं ना आएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। मान लो बेटा आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, log cot 20 और इधर दिया हुआ है cot 70। ठीक है, log बेस cot 20 आर्गुमेंट cot 70, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा सर, अच्छा क्या करें क्या करें? अरे यार बड़ा इजी है, देखो मैं अगर चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं। ठीक, देखो जरा, log cot 70 बेस को मैं बच्चा ऐसे लिख सकता हूं क्या, cot 90 माइनस 70। अबे यार 90 माइनस 70 20 ही तो होता है। अब बताओ जरा, अब बताओ log आर्गुमेंट cot 70 और cot 90 माइनस थीटा बेटा क्या होता है tan थीटा, यानी tan 70। और अब देखो cot थीटा tan थीटा ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, मतलब बेटा अगर tan थीटा अगर x है तो cot थीटा जो होगा वो क्या होगा 1/x होगा, है कि नहीं है? पक्का? तो उस हिसाब से मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, log cot थीटा को बेटा हमने क्या माना है 1/x, मतलब आर्गुमेंट x की पावर -1, और जो बेस है उसको क्या माना है x, है कि नहीं? अरे सिंपल है ना भाई, तो जो पावर होता है बच्चा वो कहां चला जाता है आगे, प्रॉपर्टी यूज करके, कौन सा वाला, देखो फिर से लिख देता हूं, log बेस a b टू द अगर k है तो आप इसको लिख सकते हो, सॉरी अगर है log b बेस b a टू द पावर k तो आप इसको लिख सकते हो k log बेस b आर्गुमेंट a, ऐसा लिख सकते हो। तो उस हिसाब से जो पावर था वो आगे आ गया और यहाँ क्या बन गया, log आर्गुमेंट x, सॉरी आर्गुमेंट भी x है, बेस भी x है, और इसका वैल्यू बेटा कितना होता था 1, याद आ रहा है, तो आंसर कितना आ गया -1। क्लियर है, आया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे अभी क्वेश्चन शुरू हुआ है भाई, अभी तो आने वाला है मार्केट में क्वेश्चन। लास्ट ईयर आईटीज के जितने क्वेश्चन मैं आपको बारी बारी से डिस्कस करते जाऊंगा, तो आपको टेंशन ना ही लेना है। ठीक है, जैसे एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, log बेस 10 0.9 का बार। अब देखो बार वाला बेटा आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अगर आपको याद आ रहा होगा 0.9 बार कैसे इसको सॉल्व करते थे, मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं। मान लो बेटा x इज इक्वल टू 0.9 का बार हमने लिया, ठीक है। 0.9 का बार मतलब क्या होता है, ये एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ है ना, 0.9999999 नहीं ऐसे लिखा हुआ, यही है। अच्छा, तो अगर मैं दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू 9.9 का बार। याद है 9th में मेथड सॉल्व करते थे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 9x इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा 9, तो x का वैल्यू अपन लोगों के पास कितना आ गया 1। आया समझ में, x का वैल्यू कितना आ गया 1। अच्छा, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है log बेस 10 और ये 0.9 नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है 1। और याद आ रहा है ये प्रॉपर्टी कि जब आर्गुमेंट 1 होता है तो आंसर कितना आता है 0।
ठीक, ये प्रॉपर्टी है ना बच्चा। मैं फिर से लिख देता हूं कि अगर log बेस a और आर्गुमेंट 1 होगा तो इसका जो आंसर होगा वो आता है 0। ये प्रॉपर्टी है। कैसे आया था ये मैं आपको सिखा चुका हूं। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं बच्चा क्वेश्चन में। चलो थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत फेमस है। मान लो मेरे पास है log, ठीक है, टू द बेस 7 अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ 7 ब्ला 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 ब्ला, ऐसे करके। ठीक, क्वेश्चन क्लियर है बेटा? अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ 7 ऐसे करके क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ये जरा देखो। मैंने बोला इस पूरे क्वांटिटी एंड सो ऑन चल रहा है ना, ये क्या एक्चुअली इसको हमने क्या मान लिया y। ठीक, तो y इज इक्वल टू अपन लोग के पास क्या है, ध्यान से देखो बच्चा, अंडर रूट ऑफ 7 अंडर रूट ऑफ 7, और यही वाला चीज तो y अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 7 इंटू y। अरे y क्या था, रूट के अंदर 7 इंफिनिटी तक चले जा रहा है ससुरा, ऐसे करके। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसे रिपीट होते हैं ना बेटा, ये आपने शायद 10th में टीचर ने बताया होगा थोड़ा बहुत, तो ठीक है। अगर नहीं बताया तो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ऐसे सॉल्व होता है। y यही वाली क्वांटिटी अपने को रिपीट कर रही थी ना, तो हमने लिख लिया अंडर रूट ऑफ 7। ठीक, और 7 के बाद फिर यही चीज तो चला जा रहा है ना। y आपने किसको बोला था, y अगर आप देखो कंफ्यूजन हो रहा था आप ऐसे लिख लो, y इज इक्वल टू आपने किसको बोला, 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, ये अनंत तक चले जा रहा है। तो y क्या है, y हम बोल रहे हैं अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, इसको बोल रहे हैं। तो अगर इस 7 के बाद भी देखो तो इसके बाद भी क्या है एक्चुअल में, y ही तो है। ठीक, तो अब इसको देखो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू, ध्यान दो, अंडर रूट ऑफ 7 इंटू वाई। दोनों साइड बेटा अगर स्क्वायर कर दें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7y आया। अब इसको जरा देखो, इसको सॉल्व करें तो y स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 0, y कॉमन ले लोगे तो y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू बेटा एक 0 आया एक 7 आया। अब टेंशन हो से 0 को माने कि 7 को माने, तो मैंने बोला था अगर आपको याद हो कि जो अपने पास आर्गुमेंट होता है, याद आ रहा है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं बार बार इसी वजह से ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना, आर्गुमेंट जो होना चाहिए ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट इधर पे तो 0 है, यानी ये 0 तो बेटा रिजेक्ट हो जाएगा, यानी एक्सेप्ट किसको करेंगे, केवल 7 को। क्लियर है, यानी कि अपने पास क्या आ गया, log बेस 7 और आर्गुमेंट भी सॉल्व करने पे कितना आएगा, 7, और बेस और आर्गुमेंट अगर सेम होता है तो आंसर कितना आ जाता है, 1। आया बच्चा लोग समझ में कि नहीं, इजी लगा? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आज लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा, मेरे को लग रहा है शायद 2 घंटे के करीब का हो गया होगा पहला लॉग का लेक्चर। ठीक है, आप 2 पार्ट में करके देख लेना बारी बारी से, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, लॉग, ठीक है, आर्गुमेंट 2 प्लस रूट 3 और बेस 2 माइनस रूट 3 ऐसा दिया हुआ है। ठीक, इसका बताना है वैल्यू कितना होगा। ठीक है, सॉल्व करें बच्चा, ध्यान से देखो तो बेटा x इज इक्वल टू क्या दिया, मान लो 2 प्लस रूट 3, अगर x का वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो एक बात बताओ 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना होगा, जरा चेक करना। तो 1 बाई एक्स का वैल्यू यानी 1 अपॉन 2, ये है ना 1 बाई 2 प्लस रूट 3। अब अगर इसको रैशनलाइज कर दे, मतलब 2 माइनस रूट 3 से ऊपर भी 2 माइनस रूट 3 से नीचे भी, रैशनलाइज बेटा क्लास 9, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस रूट 3 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही आएगा। यानी सॉल्व किया तो कितना आ गया अपन लोग के पास, ये तो 1 हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर था, सॉरी, ये 1 हो जाएगा ना, रिजल्ट कितना आ रहा है, 2 माइनस रूट 3। तो देखो x का वैल्यू 2 प्लस रूट 3, 1 बाई x का वैल्यू 2 माइनस रूट 3, मतलब x की पावर -1 का वैल्यू आ रहा है 2 माइनस रूट 3 है। अब जरा देखो, यानी ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, log 2 प्लस रूट 3 को क्या माना बेटा, x, और आर्गुमेंट कितना हो गया, x की पावर -1। और मैंने बेटा प्रॉपर्टी पढ़ाया था, कौन सा सर,
बेटा अगर रहता है log बेस b आर्गुमेंट a, इसका पावर अगर k है तो आप इसको क्या लिखते हो 1/k। जो देखो आर्गुमेंट वाला पावर जो होता है वो आगे आ जाता है और जो बेस वाला पावर होता है वो अपॉन में आगे आता है, ठीक है। तो 1/k log बेस b आर्गुमेंट a। तो वही प्रॉपर्टी को अगर हम लोग यहाँ पे यूज करें तो अपन लोग के पास क्या आ जाएगा 1/(-1) log बेस भी x आर्गुमेंट भी x, इसका वैल्यू तो बेटा 1 होता है तो -1 डिवाइडेड बाय 1 बेटा -1 ही आएगा ना, और ये भी कितना आएगा 1, यानी रिजल्ट कितना आ गया -1। आई चीजें समझ में, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। होपफुली आपको अभी तक जितना पढ़ाया बहुत कायदे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इंतजार करिए अब नेक्स्ट वीडियो का, उसमें अब इसी के मतलब जो प्रॉपर्टीज पढ़ा है अब इसके पे थोड़े अच्छे और थोड़े टफ क्वेश्चंस करेंगे ताकि देख के मजा आ जाए, ठीक है। कुछ आईआईटीज लास्ट ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा। डीपीपी मिलेगा अभी नहीं, ये नहीं कि आज क्लास खत्म हुआ आज आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। उसको प्रिपेयर करने में टाइम भी लगता है, ठीक है, पक्का। तो होपफुली आप लोग एंजॉय किए होंगे लेक्चर्स को, पूरा लेक्चर को देखिए और शेयर वगैरह थोड़ा कर दिया करो दोस्तों के साथ। जिसको मैथ्स फोबिया हो मेरे से जुड़ो, टेंशन खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग की डिमांड आएगी एकेडमिक्स मैथमेटिक्स पढ़ाने का तो उसकी भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूंगा, क्लियर है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।